Honorable Chairman of Central India Regional Council, Shri Atul Ji Mehrotra sir, Vice Chairman Shri Kishore Ji Baradia sir, Secretary Shri Lokesh Ji Maheshwari sir, Sikasa Chairman Shri Anil Kumar Yadav sir, Treasurer Shri Rajiv Ji Gupta sir, our energetic speaker Anirudh Ji Tiwari sir, and all the respected members who have joined this program. Myself, C. Ankush Chopra, Chairman of Bikaner Branch. A very good evening to all of you. And I welcome each one of you who have joined this today's seminar, which is on the Agency on Specialized Monitoring. Thank you very much, Lokesh sir, for giving this opportunity to moderate this program. Thank you very much. I am sincerely obliged for this opportunity which has been given by your side. By not taking too much time, I like to request Atul sir has been joined or not, sir? Atul sir is in another meeting. He's not here. All right, sir. I like to request Shri Lokesh Ji Maheshwari sir for welcome address. Please, sir, over to you. Thank you, Ankush bhai. I heartily welcome all members joined in this webinar. The webinar is planned for agencies for specialized monitoring. Short में बोले तो ASM. Towards vigilance towards banking. The seminar है, this is the need of our. Generally क्या करते हैं जो हमारे members होते हैं, वो बैंक ऑडिट के टाइम पर बैंक की क्रेडिट पॉलिसी को उन्होंने पढ़ लिया, डिपॉजिट के 4 रूल पढ़ लिए और उसके बेसिस पे वो अपना पूरा ज्ञान पूरा कर लेते हैं. लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो स्पेसिफिक फ्रॉड हो रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं जो बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं वो टर्न हो जाते हैं एनपीए के अंदर. तो एक ऑडिटर जब हम उस काम को करने जाते हैं तो बैंक हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या हमें वहां पर करना है, कितनी चीजें हमें देखनी है. तो स्पेशलाइजेशन मॉनिटरिंग ऑफ सम अकाउंट्स जो बैंकों के अंदर एक बढ़िया पोर्टफोलियो रखते हैं, उनके लिए हमने ये वेबिनार प्लान किया हुआ है. सीआईआरसी का हमेशा यही रहता है कि कुछ इस तरह के वेबिनार प्लान किए जाए जो यूनिक हो अपने आप में. हो सकता है इन वेबिनार्स के अंदर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि उनके रोजमर्रा में काम आता है. बहुत सारे लोगों में मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ बी फ्रैंक इसके अंदर कि हमारे मेंबर्स कई जगह पर ये गलती करते हैं कि हम सीखना नहीं चाहते कुछ नए एरिया को. तो वो जो नए एरियाज जैसे इवॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने प्लानिंग कर रहे थे हम मीटिंग के अंदर भी थोड़े दिन पहले, तो जैसे सिविल है, सिविल के अंदर अनिल जी अगर आप भी थोड़ा सा इसमें अगर हमें एनलाइटन कर पाए, जैसे सिविल है, सिविल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. क्लाइंट हमारे पास लेके आता है कि सर मेरी सिविल खराब हो गई, तो हम एक वेबिनार उसके ऊपर भी प्लान करना चाहते हैं कि अब सीए भी हेल्पलेस है उस जगह पर कि अब आपको उसको कैसे डील करना है क्लाइंट्स को, या आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं. तो कुछ स्पेशलाइजेशन रखने वाले या स्पेशलाइजेशन एरिया वाले वो सारी चीजें इसके अंदर प्लान कर रहे हैं. मैं आज के स्पीकर हमारे अनिरुद्ध जी तिवारी जो बहुत अच्छे वक्ता हैं और मैंने इनको बहुत सारी जगह सुना है, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने सीआईआरसी के लिए समय दिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर फॉर आई वेलकम अगेन, वेलकम टू ऑल. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Lokesh sir. Thank you so much for your deliberation. So our energetic speaker, Shri Anirudh Ji Tiwari is with us. Once again, I welcome you, sir, and thank you very much, sir. आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, ये मैं पूरी उम्मीद ही है सर, पूरा विश्वास भी है कि आज का सेशन सुनने के बाद काफी चीजें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए निकल के आएगी. So sir, I would like to have a brief introduction to our speaker Anirudh Ji. CA Anirudh Tiwari, having a vast experience in the field of GST, banking and assurance. He has working experience with one of the leading big four, Ernst & Young. He is founder and president of one of the GEPA, the Global Entrepreneur and Professional Association. He is a special invitee of the Committee on MSME Startup of ICAI. He has completed Diploma in Information System and Audit by ICAI. Also completed the certification course on the Forensic Accounting and Fraud Detection. He has completed the certification course on Anti-Money Laundering Laws. Completed the certification course of Business Responsibility and Sustainability Reporting, BRSR.
He has completed GST certification course conducted by Ardyne. He is having vast experience of bank audit with the large and corporate branches. He has been leading the team for major bank audits like statutory, concurrent, revenue, credit, stock limit, etc. He is also handling the clientage of agencies for specialized monitoring, ASM, for large corporate, including companies listed over BSE and NSE, and having credit exposure more than 500 crore, 5,000 crore. He has also addressed many seminars and conferences, webinar as a keynote speaker before the law and management colleges and university and professional firms. As a corporate consultant, MSc, SME advisor and startup consultant, he has been advising so many SMEs and startup and also providing corporate training on the internal control and indirect taxation. For now, I request Sri Anirudh Tiwari sir to kindly start your deliberation. Sir, over to you. Thank you so much, Ankush ji. And I'm really thankful to all the energetic team of CIRC. And I'm really thrilled with the energy and enthusiasm, which I am looking since last, I would say, 3 or 4 months. लोकेश जी को मैं देख रहा हूँ, राजीव जी हैं, अपने अनिल जी हैं, किशोर भाई साहब हैं. Everybody is working so hard to support the each and every member. Even youngsters, they are trying to add some value to the profession, to the society. They are trying to add some value to the education level and understanding of each and every member. When I had word with Lokesh Bhai, he said, yes, I understand, and we look forward the opportunity in the field of ASM, and we should organize a webinar on the field of ASM so that our member can grab the opportunity in this field as well. We have seen people are struggling, I would say, for the audits. They are looking for concurrent audit, revenue audit, stock audit. Huge risks are there, but I will not say that ASM is not risky. ASM is too much risky. But my one suggestion to everybody, if you are very much diligent doing your work, if you are working as a watchdog, if your working papers are strong, that can support your report and the opinion, nobody can touch you ever. कोई भी अथॉरिटी हो, इंडिया की, वर्ल्ड की, कोई भी अथॉरिटी हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिकल पर्सन हो, आपको टच नहीं कर सकता है if you have proper backing, and the proper backing is audit documentation and evidences which we gather during our audit. So this ASM, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है which has been shifted from the shoulders of bankers to the shoulders of professionals. Because in this reporting, you are going to report from vouching and verification to the moment of share prices. You will have to report why the movement is there in the share prices, why they have taken finance, why they have given any guarantee. If any default will come over the 5-year or 10-year, you guys will be held responsible because it's the vigilance mechanism. आप अपने ऑडिट में देखते होंगे, कंपनी ऑडिट में, कि विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है. तो बैंकर ने, लेंडर ने आपको एक विजिल मैकेनिज्म के थ्रू कि आप टाइमली हमें रिपोर्टिंग देंगे. When you go for the stat audit of branch, you have time constraint, cost constraint as well, and that is why you could not perform the work as much you expect from yourself. Why I'm saying, सर आपके पास 10-15 दिन का टाइम होता है और इतनी बड़ी ब्रांच है, इतना बड़ा एक्सपोजर है, आप हर चीज को बहुत डीप में नहीं कवर कर सकते. That is why our colleague used to prefer the sampling based on their judgment and experience which they have. But अगर आप ASM की बात करते हैं, so in the ASM there are more than 85 pointer which you need to comment upon. और वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपने टोटल बिल्स कितने चेक किए. उन टोटल बिल्स में कितने बिल ऐसे थे जिनमें जीएसटी नंबर और 10 नंबर और टीडीएस डिडक्शन की बात लिखी थी, आपने वो चेक किया या नहीं किया. You will have to report whether you have checked each and every transaction of the bank account or not.
And while checking the bank transaction, whether you have gone through the nature of transaction along with the name of beneficiary or not. So you can see कि अगर किसी इंडस्ट्री में उसका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है तो उसके तो लाखों ट्रांजैक्शन डेली होते होंगे, और आप 3 महीने या 6 महीने की ऑडिट जब कर रहे होंगे या क्वार्टर की ऑडिट कर रहे होंगे, देन हाउ मच ट्रांजैक्शन यू नीड टू रिव्यू एंड विल यू एबल टू आइडेंटिफाई द डाइवर्जन अगर आप लाइटली किसी चीज को ले लेते हैं? नॉट एट ऑल. समटाइम्स फॉर द कॉस्टिंग शेक हम देखते हैं कि यार चलो ठीक है आर्टिकल्स को भेज के करा लेंगे, बट सर दिस इज नॉट द असाइनमेंट which can be executed through article only. You have to deploy a very experienced team out there along with you. आपको हर मिनट में, हर घंटे में, हर दिन आपको एक जजमेंट लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा. To what extent I should go on, and that article cannot do the same for you. You will have to perform because that article is not there for the signing. It's your responsibility, my brother. So I'm going to discuss each and everything, the reporting point, क्या गलतियां मिलती हैं, क्या डाइवर्जन होता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. I have handled, at present I am handling more than 7-8 accounts and handled more than 20 accounts of ASM. And I will share my experience of this ASM. And the account was of 10,000 crore, 5,000 crore, 15,000 crore. So आपको ऐसे अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम आती है? आप एक दिमाग में थॉट बना के देखिए कि आप एक अगर किसी 10,000 करोड़ के अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं और कल वो एनपीए हो जाता है या फ्रॉड डिक्लेयर हो जाता है, देन व्हाट विल बी योर पोजीशन? सीपीआई, ईडी, एवरीबॉडी विल कम टू योर ऑफिस एंड दे विल आस्क, अंकुश जी बताइए आपने कैसे एएसएम को हैंडल किया? एंड इफ अंकुश जी विल नॉट able to give the justification with this proper supporting document, then you can assume what the position will be like. Exactly, sir. Usually हम कहते हैं कि यार नहीं उसकी गलती है, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, but somehow थोड़ा बहुत गलतियां हमारे अंदर भी होती हैं. And how to mitigate that factor? Through our working culture, through the way of our auditing, through the way of collecting evidences and documentation while performing our audit. Atul sir, namaskar. Anil bhai sahab, namaskar. नमस्कार. कंटिन्यू प्रणाम सर. आप कंटिन्यू करिए. थोड़ा लेट हो गया मैं ज्वाइन करने में. नमस्कार सर. सिकासा के बेटरमेंट के लिए लगे हुए थे तो अतुल यहाँ पर ही बिजी थे इसलिए वो उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए. सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. सर वेलकम मेंबर्स का आप कर दीजिए. स्पेशल प्रोग्राम है, अनिरुद्ध भाई का भी स्वागत मैंने कर दिया, एक बार आप भी सर कर दीजिए प्लीज. सर प्लीज सर. अतुल सर, ओवर टू यू सर. थैंक यू अंकुश भाई, the today's MOC of this BCM and the dedicated team from CIRC, our very dynamic secretary Lokesh Maheshwari ji and Anil ji and Rajiv bhai and Kishore Badia ji, Sharad ji, Akash ji. We all are here to serve our fraternity, and the young and dynamic speaker of today's program, Anirudh Trivedi ji. I heartily welcome you all, and I am fortunate enough that my team is always willing to work as a team, and this is the first time I am very fortunate that I have such a dedicated team. Friends, as far as our topic is concerned, I'm not going on that. I just wanted to share 2-3 very important things, that a lot of efforts has been made by our Lokesh Maheshwari ji, secretary, for organizing very planned international RRC, which is going to be started from 2nd of June. And thereafter, we all know that our country is celebrating Amrit महोत्सव मना रहे हैं हम लोग आज़ादी का, और उसमें हमारी CIRC, हमारी ICI सब लोग मिलके एक
ऐसा सेलिब्रेशन या यादगार बनाना चाह रहे हैं इसको, इसमें हम सभी को आपका सहयोग चाहिए. We have planned 75 programs for 75 days, and it will enhance our knowledge. It will create a bonding between all members, and there will be a lot of other activities as well. So friends, you all are requested to kindly suggest whatever is in your mind regarding the value addition for our members as well as students to our Lokesh ji or Anil ji or any of our team who is willing to work for the fraternity. And today we had a meeting with the Board of Studies, though it is not yet official announcement, but there is going to be a very, very vast, very, very big changes in curriculum, and these will be officially announced by ICI. Above all, there is a World Congress of Accountants, very big program for a bigger picture of our profession. What will be our profession in next 10 years? What we are going to attain from our professional services? How we have to change ourselves in the changing scenario, considering the economy of the world as well as of our country. So we have, though it may looks like that why I should go there, fees 15,000 plus ana jana, but it's my personal request with folded hand that if you can plan, then we all maximum members should join that program, because it may be eye opener or a way of the professional opportunities which are going to be changed in coming 10 to 15 years. So these are the few points. And as far as our CIRC is concerned, we have already started supporting to our professional brothers who are dealing in MSME. Everything is on website of the CIRC, and we always are available, especially our secretary and myself and Anil ji and the treasurer and the vice chairman. We are always available for any type of question, queries, support from our side. So please continue your technical session, and I am very sorry that I couldn't join on time. Thank you so much. Thank you very much, honorable chairman of CIRC. Thank you very much, sir. मैं ये बता देना चाहता हूँ सर, पूरी संस्था, पूरी ब्रांचेस आपके साथ है, स्पेशली बीकानेर ब्रांच एनी टाइम सर आपके साथ है. आप बस हमें गाइड करें, काम करना हमारे हाथ में सर. तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो इस ब्रांच के या किसी के हित में ना हो सर. काम करेंगे, दिल से करेंगे सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. और टू अनुरुद्ध सर. Thank you so much, Ankush ji. Thank you. So I was discussing about the ASM. So before going into the presentation part, first I'll discuss what kind of audit we usually do in the banking sector. आप सबने देखा होगा अभी मार्च का महीना, अप्रैल का महीना गया है, और अप्रैल का महीना वाज लाइक दामादों का स्वागत होता है किसी भी ब्रांच में आप जाते हैं. So usually in the month of April we conduct the branch statutory audit. Then you might have done the central statutory audit, revenue audit, then stock audit, concurrent audit, due diligence, limited review, bank guarantee audit. Now this is ASM. So in every kind of bank audit, we do the assignment for bank, we visit the branch, we perform our auditing procedure, we give our opinion in the branch. But in the first time of history, हम जैसे कि कंपनीज एक्ट में और नॉर्मल अपने जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए एक इंटरनल ऑडिट का काम करते हैं. So in this time, banker has taken this option of internal audit, and this internal audit will be done by the external agency called Agency for Specialized Monitoring, and the appointment will be done independently by the lender. जो भी लेंडर होगा, usually you will see this agency in case of consortium because the exposure will be more than 250 crore. तो 250 करोड़ से अगर आपका एक्सपोजर है
चाहे वो फंड बेस है, नॉन फंड बेस, टर्म लोन, सारा मिला के आपका एक्सपोजर अगर 250 करोड़ से ऊपर है, देन क्लाइंट इज अंडर मैंडेट टू गेट हिज अकाउंट स्पेशली मॉनिटर्ड बाय एएसएम। अब इस एएसएम की अपॉर्चुनिटी जो है किसे मिलेगी, किस तरह के फॉर्म्स इसे कर पाएंगी, किस नेचर का ये असाइनमेंट है, कैसे इंपैनलमेंट होगा, आप कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे इंपैनलमेंट के बाद, इज देयर एनी फीस व्हिच यू नीड टू डिपॉजिट, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग ओवर द टाइम फ्रेम। यस, सो अंकुश जी, मेरी पीपीटी विजिबल है सबको? Right, sir. Right. Visible, Fine. है, sir. Right. Yes. So the ASM you might have heard, agencies for specialized monitoring. इसे रेगुलेट कौन करता है या किसने इनिशिएट किया? तो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में चाहे एक स्ट्राइक हो या कुछ भी चेंज हो, तो वो इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन जो है वो इनिशिएट करता है। सो लाइकवाइज इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन जो है उसकी एक कमेटी सेटअप की गई, एंड दैट कमेटी हैज प्रपोज्ड कि अभी आप देखो इतने सारे फ्रॉड आजकल आ रहे हैं, पिछले 4-5 सालों में आप देखो इतने बड़े इंडस्ट्री में फ्रॉड्स हमने देखे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? Who will be held responsible, either concurrent auditor or stat auditor or the stock auditor or the branch head or the head office or circle office? किसकी responsibility? Who will be held responsible? Everybody will be shifting their own liability कि नहीं जी हमने तो देखा नहीं, हमने तो सैंपलिंग कर लिया, हमारे तो ओवरलुक हो गया, ये भाई साहब हमारा तो ब्रांच चेंज हो गया है, हमने जब किया था तब तो बिल्कुल ठीक था। So considering all these issues कि हम अगर कोई स्ट्रेस अकाउंट है तो उसके खराब होने के बाद देखें, उससे बेहतर है कि जब वो अकाउंट खराब होने की कगार में है, जब वो स्ट्रेस चल रहा है, जब फल खराब हो रहा होता है, थोड़ा सा दाग लगता है, अगर हम उसे उसी समय क्योर कर लें तो पूरा का पूरा फल खराब नहीं होगा। लाइकवाइज अगर किसी अकाउंट में स्ट्रेस आ रहा है और इमीडिएटली हम अपना डिलीजेंस स्टार्ट कर दें अगर उस अकाउंट में, तो माइट बी वी विल बी एबल टू सेव द अकाउंट, उस अकाउंट को एनपीए होने से हम बचा पाएंगे। इन विद द सेम व्यू एक कमेटी सीनियर मेंबर्स की, सीनियर बैंकर्स की एक कमेटी बनाई गई जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि कोई भी अकाउंट अगर उसका एक्सपोजर 250 करोड़ या उससे एबव है, अपार्ट फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, तो उस अकाउंट में क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, 250 करोड़ का अमाउंट छोटा नहीं होता, इसलिए उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। यह प्रपोजल रखा गया, यह प्रपोजल पास हुआ, एग्री किया गया और 2 साल पहले ये अप्रूव भी कर दिया गया और सारे बैंकर्स को लिस्ट भी भेज दी गई। अब लिस्ट भेजने से पहले इसका एक इम्पैनलमेंट निकाला गया, जो एजेंसी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म या ऐसी फर्म जो कि क्रेडिट मॉनिटरिंग करती थी या टीईवी रिपोर्ट बनाती थी, फंड सिंडिकेशन का काम करते थे, रिस्ट्रक्चरिंग का काम करते थे, मर्चेंट बैंकिंग का काम करते थे, फाइनेंस फील्ड में जो भी फर्म या कंपनी थी जिनका एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस था बैंकिंग सेक्टर का, उनको ये ऑप्शन दिया गया, इफ यू विश टू गेट इम्पैनल देन मोस्ट वेलकम, आप एक इम्पैनलमेंट फॉर्म भरिए, जो रिक्विजिट फीस है वो जमा करिए, we will scrutinize the document and then we'll see whether you are falling under the eligibility criteria or not. If yes, then we'll give you the empanelment letter. जब आप इम्पैनलमेंट आपको लेटर मिल जाता है, उसके बाद यू विल हैव टू चेस विद द बैंकर, आपको बैंक के साथ देखना पड़ता है कि वहां पे कौन से अकाउंट है, किस लेवल की ब्रांच है, और बैंक जो ब्रांच है वो अपने लेवल पे एक बिड या टेंडर ओपन करती है जहां पे आपको बिड करना पड़ता है, एंड व्हेन you will be selected by that branch or bank, then you will be appointed as agencies for special monitoring, ASM, for particular account. So this is just, now we'll go through in detail. इसका जो रीजन था, आप देखो जो इंडस्ट्री में फ्रॉड्स होते हैं 99% केसेस आता है डाइवर्जन ऑफ फंड का। डाइवर्जन जिस पर्पस के लिए हमने फंड बेस या नॉन फंड बेस लिमिट ली थी, जो फंड मेरे पास था उसको हमने किसी और काम में लगा दिया, किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लिया, उसका जो एंड यूज ऑफ फंड है वो प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं किया गया, इस वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो अब ये जो एएसएम की एजेंसी होगी, द एजेंसी विल मॉनिटर whether the fund taken as a borrowing from any lender is being utilized for the purpose it has been proposed in the sanction letter or not.
उस पर्पस के लिए ये एएसएम जो एजेंसी है वो अपार्ट फ्रॉम डेटा, क्रेडिटर एंड इन्वेंट्री, they are going to vouch the invoices copy as well. They will check whether the transaction between the related party is at arm length price or not, whether the insurance is adequate or not, whether the cash and fund flow, whether the realization from customer is adequate or not. Is there any data which is pending since long and being shown as a current instead of showing non-current data? Aging में तो कोई problem नहीं है. Is there any inventory which is lying in the store for more than 2 years or 3 years that has been taken for the DP calculation, and banker has allowed the DP against the same, and the borrower has enjoyed the facility against this old stock? So you need to verify. Apart from this, you will have to check the level of production, whether the company or your client is actually utilizing the full capacity of the installed plant or not. The transaction, every transaction, you will have to monitor the nature of that transaction and the name of beneficiary, so that you can come to know whether this is genuine transaction or just intrigue. Now, we are going to discuss the eligibility criteria. Before this, मैं एक बार चैट बॉक्स में देखूंगा आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट अगर एएसएम में इम्पैनल्ड है या आप एएसएम हैंडल कर रहे हैं, प्लीज आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें. I think sir कोई भी नहीं है ओके, at present. तब Right. तो आप सबके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. बिल्कुल है सर, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं सर इसको, काफी अच्छी Yes. अपॉर्चुनिटी फॉर आपको चार्टर्ड बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है, बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलने वाला है इसमें. राइट सर, राइट. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट ये है कि सर आप देखोगे, स्पेशली आई वुड से हमारे सेंट्रल रीजन में लगभग हमारे जो दोस्त, हमारे कलीग हैं, वो एक इंडिविजुअल फर्म को बना के चलते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म में वो काम करते हैं. सर मैं पहले आपको बता दूं, इफ यू आर प्रोप्राइटर, if you are running your proprietorship business, proprietorship practice, then as an individual or proprietor, you are not eligible. You cannot get yourself impaneled in the agencies for specialized monitoring. So the first criteria for your eligibility is your firm should be partnership firm or company or LLP. And that firm should have the experienced staff, qualified staff, and that include qualified engineer, chartered accountants, cost accountants, advocates, professional experts, so that if you get the appointment for any account, let's say in the fertilizer sector, and if you have technical staff, you have chemical engineer, then you will be able to perform your duty in a best manner. So you must have the partnership firm that have this qualified staff. This is the first criteria. Then you must have handled the assignment with respect to the credit. As I said, whether fundraising, restructuring, valuation, IPO, merger and acquisition. So these are, if you have experience of this field, then you can apply for the agencies for specialized monitoring. The third criteria is you should not have been blacklisted. आप देखते हैं, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बहुत सारी ऐसी फर्म है, कुछ सेंट्रल रीजन का एक केस था जहां पे ऑलमोस्ट 90% जो फर्म्स थी उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया किसी सोसाइटी की ऑडिट के लिए. तो अगर आपको किसी भी अथॉरिटी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इधर सीबीआई, ईडी, आरबीआई, एसएफआईओ, किसी भी एजेंसी ने, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट अपॉइंटमेंट आउट हियर. आपके ऑफिसेस भी मेजर सिटीज में आपके ऑफिसेस होने चाहिए, सो दैट यू कैन हैंडल द क्लाइंटेल इन अ इफेक्टिव मैनर. अगर मेरा ऑफिस मध्य प्रदेश रीवा में है, मेरे को असाइनमेंट मिलता है दिल्ली का, तो क्या मैं इफेक्टिवली डेली बेसिस में दिल्ली आ पाऊंगा और उसकी कॉस्ट कितनी होगी?
अगर मेरा ब्रांच ऑफिस दिल्ली में होगा तो उस ब्रांच के लोग उस असाइनमेंट को इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो अगर आपको पैन इंडिया पे काम करना है तो आपके फर्म का स्ट्रक्चर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके जो फर्म के पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयज है, उनको डिफॉल्टर लिस्ट में ना डाला गया हो, बार्ड ना किया गया हो ऐसे असाइनमेंट्स को हैंडल करने के लिए किसी भी एजेंसीज के। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे फर्म्स हैं जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही काम करते हैं। लेट्स से अगर मैं ऑडिटर हूं या मैं टेक्निकल रिव्यूअर हूं ऑयल एंड गैस सेक्टर का, और अंकुश जी जो हैं वो ऑडिटर हैं मल्टीपल सेक्टर के, तो अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर का कोई असाइनमेंट दिया जाएगा, सो आई विल गेट प्रायोरिटी आउट देयर because I have expertise in the field of oil and gas. So if in your team member, if anybody have technical expertise, that will give an edge to your firm in relation to the empanelment and appointment as ASM. अब एक बार आपने ये क्राइटेरिया देखा, अब आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। द फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लाइक व्हेन वी आर रजिस्टर्ड विद ICAI तो CA का एक सर्टिफिकेट होता है, फर्म का कार्ड होता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। If you are private limited company, then you must be having memorandum MOA and AOA that you need to submit along with the certificate of incorporation. Now audited financial statement. अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप अपने फर्म का या अपनी कंपनी का सबमिट करेंगे, दैट मस्ट शो द स्ट्रेंथ कि आपका रेवेन्यू किन किन एरिया से आता है, आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं एक्चुअली रेवेन्यू भी आपका उन्हीं एरिया से आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ यू हैव ऑलरेडी इम्पैनल्ड विद सम अदर एजेंसीज एंड यू हैव परफॉर्म्ड द ड्यूटी, लेट्स से आपको TEV रिपोर्ट बनाने का एक असाइनमेंट मिला था, सो देन यू विल हैव टू सबमिट द अपॉइंटमेंट लेटर of that organization who has appointed you for the performing the TEV analysis. Or if you have performed the due diligence for any company, then you will have to submit the appointment letter of that agency who has appointed you. Then you will have to submit a list of technical staff and key personnel. Like अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो सारे पार्टनर का एक अपना प्रोफाइल, उनका अपना एक्सपीरियंस, आपकी जो एक्सपर्ट टीम है, अगर आपके एसोसिएट्स हैं तो उनका अपना क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो कितने तरीके से कितनी हेल्प कर पाएंगे आपको इस असाइनमेंट को स्मूथली हैंडल करने में। ये सारी चीजें आपको अटैच करनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट व्हिच यू नीड टू सेल्फ अटेस्ट एंड सबमिट टू द अथॉरिटी। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ, एक बार CA बन गए तो जिंदगी भर के लिए CA बन गए। सो लाइकवाइज अगर हमारा एक बार अपॉइंटमेंट हो गया, इम्पैनलमेंट हो गया, तो लाइफ टाइम के लिए हो गया? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। MEF आपको हर साल भरना पड़ता है, CAG आपको हर साल भरना पड़ता है, बट ASM में एक बार आपका अगर इम्पैनलमेंट हो गया तो 3 साल के लिए आप फुर्सत हो जाएंगे, 3 साल के बाद आपको ये फिर से भरना पड़ेगा। दूसरा, if you are not diligent in performing your audit assignment, then the appointing authority, the banker, have right to terminate you at any point of time if they have the reasonable reason। उनके पास अगर सपोर्टिंग डिटेल है, उनके पास जस्टिफिकेशन है कि आपने अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किया, तो आपको वो टर्मिनेट कर सकते हैं। You will have to sign a confidentiality non-disclosure agreement because you will be having access of each and everything of the company, and if your client is listed, in that case you may have access to price sensitive information as well। तो क्लाइंट को एक रिस्क रहेगा कि अगर मेरे रिजल्ट पब्लिश नहीं हुए हैं और मैंने अपनी सारी डिटेल सर को बता दी, तो हो सकता है ये कल के डेट में 2-4 लाख शेयर खरीद लें और शेयर खरीद के कुछ प्रॉफिट वगैरह कमा जाए, तो ये तो कंपनीज एक्ट में भी वायलेशन हो जाएगा कंपनीज एक्ट का। तो इसीलिए आपको एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करना होता है कि जो कंपनी की डिटेल है वो किसी को भी आप शेयर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस क्लाइंट आपको अलाउ करे या फिर किसी लॉ की रिक्वायरमेंट हो। अब सर कोई भी चीज, कुछ भी अपॉइंटमेंट, अब इम्पैनलमेंट हम करते हैं तो हमें फीस देनी पड़ती है। इसकी फीस थोड़ा सा हैवी है, सो दैट कोई भी फर्म आके
यहाँ पे अप्लाई ना करें। 2 फीस है इसमें सर, आपको 2 लाख प्लस जीएसटी की फीस देनी पड़ेगी, जिसमें से जो 50,000 की फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका इम्पेनलमेंट नहीं होता किसी भी रीजन से, then you will get only 1,50,000 which is of enrollment fees, but जो application fees है 50,000 that will be forfeited, तो आपको वो वापस नहीं मिलने वाली है। So while going for the empanelment, make sure that you have that much expertise and experience in the field, in the required field, so that you can get yourself impaneled, otherwise 50,000 का सर आपको चूना लगने वाला है। राइट सर। अब जैसे आप अपने, आई विल गो वन बाय वन। अब जैसे ही हमने एक एप्लीकेशन अपना सबमिट कर दिया, डीडी वगैरह दे दी, इसके बाद वो मेरा एप्लीकेशन जाएगा आईबीए की कमेटी के पास। अब वो आईबीए की कमेटी क्या करने वाली है, वो आपके डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज करेगी। स्क्रूटिनाइज करके देखेगी कि जो मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेंट उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, एंड इफ दे नीड फर्दर डॉक्यूमेंटेशन, दे कैन राइट टू यू कि सर मुझे ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, आप ये दे पाएंगे, देन वी कैन प्रोसीड, अदरवाइज नॉट। इन दैट केस यू विल हैव टू सबमिट इमीडिएटली all the required document or the objection whatever you get from the IBA appointing or empanelment authority or the committee. अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका अपना डिसीजन रिजर्व होता है। अगर आपको उन्होंने मना कर दिया, मतलब उन्होंने आपको मना कर दिया, आप उसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं मेरा इम्पैनलमेंट क्यों नहीं हुआ है। तो इसीलिए सर ये फीस का भी मैटर है, आप बहुत ही डिलीजेंटली इस चीज को हैंडल करें जब आप इम्पैनलमेंट के लिए जा रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं कि आपका इम्पैनलमेंट वहां पे हो गया, लिस्ट में आपका नाम भी आ गया। नाउ हाउ यू विल गेट दी अपॉइंटमेंट, क्योंकि इम्पैनलमेंट तो आपका नाम आ गया कि ठीक है आप वर्क कर सकते हैं, बट हु विल अपॉइंट यू। इसके लिए लगभग सारे बैंकर अपनी वेबसाइट पे एक टेंडर डालते हैं, ओपन टेंडर। दूसरा, बहुत सारे बैंकर्स की ऐसी प्रैक्टिस होती है कि आपका जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होता है आईबीए की साइट पे, जो उस लिस्ट में आ रहा होता है, उसमें आपको एक कोटेशन के लिए इनविटेशन डालते हैं कि आप टेंडर में इनवाइटेड हैं, आप अपना टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड को सबमिट करें। अब उसके 2 इवैल्यूएशन के पैटर्न, एक टेक्निकल और एक फाइनेंशियल। तो आप, कुछ बैंक अभी भी ऐसे हैं जो कि सिर्फ L1 के बेसिस में आपको अपॉइंटमेंट करेंगे, बट देयर आर अदर बैंकर्स एज वेल, स्पेशली पीएनबी, जो कि आपको गर्म पानी दीजिए, जो कि आपको तभी अपॉइंट करेगा जबकि आपके टेक्निकल क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग होंगे। 75% मार्क्स एलोकेट होता है टेक्निकल क्राइटेरिया को, 25 मार्क्स जो है वो एलोकेट होता है फाइनेंशियल क्राइटेरिया को। तो भले ही आप L1 कैटेगरी में आ जाएं, लेकिन अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, देन यू विल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ASM बाय द बैंकर, राइट। तो अब आपको एक अपने टीम मेंबर को लगाना है द मोमेंट यू गेट इम्पैनलमेंट, कि वो रेगुलर बेसिस में सारे बैंक की साइट्स पे देखता रहे, पीडीसी की साइट को देखता रहे, बहुत सारे टेंडर्स की साइट्स हैं, टाइगर है, टेंडर 24 है, जहां पे इनके इम्पैनलमेंट आते रहते हैं, अपॉइंटमेंट आते रहते हैं, और आपको जो टाइम कोर्स होता है उसमें आपको वहां पे अप्लाई करना होता है। उस अपॉइंटमेंट के लिए जो टेंडर में एप्लीकेशन होता है वहां पे कोई फीस नहीं होती है। जो एप्लीकेशन आप आईबीए को करते हैं फॉर इम्पैनलमेंट, वहां पे ही बस आपके लिए फीस होती है, राइट। अभी तक के हमारे डिस्कशन में अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो। So any query is there, kindly raise your hand, members. I think sir आकाश महेश जी ने मेंशन किया है हैंडलिंग 3 ASM। ओके राइट। बाकी मेरे को लगता नहीं है सर किसी और मेंबर के पास शायद ASM का कोई अभी काम है, बट आई होप के आपके सेशन के बाद काफी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सर। इवन ओके सर, एम आई राइट? बिल्कुल अंकुश भाई। राइट सर, कैरी ऑन सर। Let us move forward. When we had discussion on the same topic with NIRC, more than 500 participants were there and बहुत सारी क्वेरीज लोगों की हैं। तो आई बिलीव कि सेंट्रल रीजन में उससे ज्यादा क्वेरीज आएंगी। एंड फील फ्री, आपको कोई भी डाउट कभी भी होता है, यू कैन कनेक्ट विद मी और लोकेश जी, अंकुश जी, आप किसी के साथ कनेक्ट करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट अस मूव ऑन द प्रैक्टिकल हैंडलिंग ऑफ असाइनमेंट।
अब सर अगर आपको एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाता है, अब आप उस असाइनमेंट को कैसे हैंडल करेंगे, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। So the report of ASM has been divided in the 4 parts. The first is basic detail. Part A is basic detail. When you submit your stat audit report or the stock audit report, the summary which you give, the same summary you will have to give in the ASM report as a basic summary. In the basic summary, you will give overview about the industry, your client, nature of work, activity, location, exposure which client have, what is credit rating, is there any downgradation in the credit rating or not, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है, लीड बैंक कौन सा है, कब आपको अपॉइंटमेंट कब मिला, किस पीरियड की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, these things are being covered in the part A. Then major reporting has been done in the part B, जहां के अराउंड 90 क्वेश्चनियर्स आपको देने पड़ते हैं, उनका जवाब आपको देना पड़ता है. Then in the part C we give the performance analysis like what was my projection or estimate. आप देखेंगे बैंकर एक सीएमए डेटा मांगता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रोजेक्शन है आगे आने वाले सालों में, कि आप अपने बिजनेस को कैसे कर पा रहे होंगे. तो आपको जब आप एज एएसएम देखेंगे तो आप मैच करेंगे कि मेरी जो प्रोजेक्शंस थी और जो मेरे एक्चुअल नंबर्स हैं उनमें कितना डेविएशन. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने टर्नओवर 500 करोड़ एक्सपेक्ट किया था और मेरा जो एक्चुअल टर्नओवर है 50 करोड़ भी नहीं पूरा हो पा रहा है. तो इन दैट के जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो भी उसी सीएमए डेटा के बेसिस में आपके प्रोजेक्शंस पे वो बिलीव करेगी, और जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत डल होगा तो आपकी क्रेडिट रेटिंग पे भी इंपैक्ट आएगा. Then on the part D we give certificate. Now you can see what kind of responsibility we have. आप ऑडिट में usually we give the reasonable assurance and that is based on the sample which we perform, which we take. कि भाई ये हमारा सैंपल था, इस सैंपल के बेसिस में हमने ये ओपिनियन फॉर्म किया. But here you are supposed to give the absolute assurance कि सर हम सर्टिफाई करके दे रहे हैं कि हमने डेटा ये चेक किया बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने क्रेडिटर्स के नंबर चेक किए बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने स्टॉक चेक किया बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल इनकी डीपी बन रही है. और कल के डेट में अगर उसी डीपी को फ्रॉड बोल दिया जाता है और उस अकाउंट को एनपीए कर दिया जाता है, देन यू विल बी बिहाइंड द बार, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि सर आपने तो सर्टिफिकेट दिया था यूडिन जनरेट करके, अब आप अपने आप को पीछे नहीं कर सकते हैं. So when you get the assignment, what should be the standard procedure to start with? The first one, get the understanding of business. हम कोई भी ऑडिट करते हैं, हमें नया अपॉइंटमेंट आता है किसी भी ऑडिट का, तो सबसे पहले हम बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हमारा क्लाइंट किस सेक्टर में है, किस तरीके के वो काम करता है, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और जिस तरीके का मेरा क्लाइंट है उसके पीयर्स कैसे कर रहे हैं. लेट्स से अंकुश जी को एक रियल एस्टेट का क्लाइंट मिल जाता है, एक सुपरटेक नाम का क्लाइंट मिल जाता है, और अब अंकुश जी को बोला, अंकुश जी बहुत खुश कि मुझे सुपरटेक क्लाइंट मिल गया, अब मैं सुपरटेक का काम करूंगा. अब पता चलता है लोकेश जी ने फोन किया, अरे तुम्हें पता भी है सुपरटेक के बारे में, उसका क्या चल रहा है. अब अंकुश जी की हालत खराब कि अब तो अपॉइंटमेंट में हमें हो गया, अब हम करें तो करें कैसे. तो सर आपको जैसे अपॉइंटमेंट मिलता है, इवन आई वुड से बिफोर गोइंग फॉर द अपॉइंटमेंट, एक्सेप्टेंस से पहले आपको देखना चाहिए कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो वो क्लाइंट कैसा है. अगर वो लिस्टेड क्लाइंट है, सो एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम मनी कंट्रोल और बीएससी साइड, और इफ योर क्लाइंट इज अ प्राइवेट sector, if your client belongs to private sector, then you can spend 100 rupees and get the downloaded financial statement and then review की पोजीशन कैसी है. उसके बाद आप उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट करें. आप देखेंगे कि मेरा क्लाइंट की बिल्कुल नैया उल्टी बह रही है, इंडस्ट्री रियल एस्टेट सेक्टर नीचे जा रहा है, मेरा क्लाइंट तो हवा में उड़ रहा है. आपको अपने क्लाइंट के जो फाइनेंशियल्स है देखने हैं कि उसके एडवांसेस कैसे हैं, उसका रिटेंशन कैसा है, उसके डेटर लेवल क्या है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या है, टर्नओवर में ग्रोथ कैसी है, ईपीएस कैसा है, डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, करंट रेशियो मेंटेन कर रहा है या नहीं, डेट सर्विस कवरेज कैसा है. एवरीथिंग यू कैन एनालाइज थ्रू द फाइनेंशियल्स. देन यू कैन आल्सो रिव्यू
रिसेंटली हमने एक असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट किया, उसका सिर्फ एक रीजन था, हमारे पास अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर आया, हमने उसको चेक किया, पता चला कि ईडी की रेड पड़ी हुई थी, भाई साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने कहा वो दिन दूर नहीं जब हमारी एक रिपोर्ट जाएगी, हम ईडी ऑफिस में रेगुलर बैठेंगे। तो अगर ऐसे केसेस होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर किसी के यहाँ ईडी की रेड हो गई तो वो बहुत ही निगेटिवली आप उसको देखें, बट एटलीस्ट गो थ्रू द फाइनेंशियल, अंडरस्टैंड द मार्केट कि जो वो सिचुएशन है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वो सही भी है या नहीं है। देन बेस्ड ऑन योर experience and understanding of business, you need to prepare customized requirement dashboard. ऐसा नहीं है कि एक रिक्वायरमेंट लिस्ट आपने बनाई, सारे क्लाइंट को आपको वही चिपकाना है। सर अगर आपका क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होगा तो आपके लिए रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, अगर आपका क्लाइंट ट्रेडिंग सेक्टर का है तो रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, अगर आपका क्लाइंट सर्विस सेक्टर का है तो रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी। सो द रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन द सेक्टर from which your client belongs to. जब आप अपनी कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट को रेज करेंगे, इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होगी, आप उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, आप उन्हें रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो डिटेल बैंकर्स को या लेंडर्स को सबमिट कर रहे हैं, जो ऑडिटर्स को सबमिट कर रहे हैं, और जो एक्चुअल बुक्स देखने के बाद आपको पता चल रहा है हाउ मच वेरिएशन और डेविएशन यू हैव ऑब्जर्व्ड। आप उस डेविएशन के थ्रू अगर 2-4%, 5%, 10% का डेविएशन है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट अगर बहुत वाइड डेविएशन है देन यू नीड जस्टिफिकेशन फ्रॉम क्लाइंट कि सर इतना क्यों। या तो उसने मैनिपुलेशन किया, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी उसने सबमिट किया था अपनी डॉक्यूमेंटेशन टू द लेंडिंग अथॉरिटी। तो दिस थिंग्स यू नीड टू रिपोर्ट, एंड जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, यू अरेंज अ मीटिंग विद योर क्लाइंट, and if bankers are available then ask them to join the meeting, और आप round the table discussion करेंगे, ये मेरे observation है, what is your remark. Based on your discussion, prepare a draft report, give this report, draft report to the banker, take their review and modify the report, and after that you can simply sign the report and submit to the banker. So this is the overall structure and SOP for performing the ASM assignment. Now I will take each and every reporting point which you need to comment upon. So the part one which I have referred, in the part one, the thing which need to be reported, we have already discussed the name of borrower, registered office and branches, then detail of various plant, their units, along with the business activity, whether they belongs to trading, manufacturing or the service sector. The banking arrangement is multiple banking, sole banking or the consortium banking, credit exposure with respect to fund base and non-fund base, how much exposure they have along with their utilization. Like if I have exposure of 1000 crore and even I'm not able to utilize 10%, then you should think of कि सर कमिटमेंट चार्जर लग रहा है, कोई भी बंदा अगर उसे सैंक्शन है तो वो लिमिट को यूटिलाइज क्यों नहीं करेगा। Whether my client is cash rich, उनके पास बहुत सारे फंड ऑलरेडी हैं इसलिए वो यूटिलाइज नहीं कर रहे, या कुछ और वजह है, बैंक ने कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखी है कि आप अपने फंड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपके पास डीपी बन भी रही है या डीपी ही नहीं बन रही इसीलिए आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, that you need to check. Along with that, you need to see the sanction validity as well. Basis that you can comment whether sanction is valid or not. If the sanction is not valid and more than 1 year has been expired, then you can write in the report कि सर RBI की मास्टर सर्कुलर जो है उसकी नॉर्म्स है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जो क्लाइंट है उसका सैंक्शन अब एक्सपायर हो चुका है और अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है, राइट? Then you need to comment upon the credit rating and the changes कि जो क्रेडिट रेटिंग मेरी पहले थी, जो क्रेडिट रेटिंग मेरी अभी है, उसमें कोई डाउनग्रेड हुआ है या अपवर्ड कोई चेंज आया, अपवर्ड आया देन वेल एंड गुड। अगर क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुई है, डाउनग्रेड कोई मूवमेंट हुआ है, देन यू हैव टू गिव योर कमेंट कि किस वजह से हुआ है, द रेशनल बिहाइंड द डाउनग्रेड ऑफ दैट रेटिंग। कि अगर किसी की पहले BBB- थी या AA थी, उससे B में पहुंच गई या
B+ में पहुंच गई, तो आपको बताना है कि सर क्यों ये डाउनग्रेड हुई है, क्या जो फाइनेंशियल्स है उसमें गड़बड़ी है, या कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग कंसीडर्ड एट द क्रेडिट रेटिंग पार्ट. Credit rating is also one of the great area to work with, कि आप अपने क्लाइंट की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव कैसे करा सकते हैं. दिस इज वेरी यूनिक एरिया. इफ यू वांट टू वर्क, आई एम हैंडलिंग दिस असाइनमेंट्स एज वेल, कि आप अपने क्लाइंट की क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उसके फंड फ्लो ज्यादा होंगे, पैसे बचेंगे और आपको पैसे देने में बिल्कुल मना नहीं करेगा. सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट ये कॉमन क्वेश्चन क्लाइंट्स का हमारे पास आता है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग कैसे इंक्रीज हो सकती है, कैसे ठीक हो सकती है. तो ये कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा है सर, आप इसके बारे में अपना डेलिब्रेशन दे रहे हैं तो हमें भी जानकारी मिलेगी. ओवर टू यू सर. बहुत ही अच्छा ये एरिया है. अब कई बार आप देखोगे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके प्लान्स अच्छे नहीं होते, या उनका जो रिपोर्टिंग पैटर्न है वो उतना ठीक नहीं था, उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाया, और किसी भी तरीके से उन्होंने जो फाइनेंशियल प्रेजेंट किया, जो हायरार्की उन्होंने आगे समझा दी, उसी के बेसिस में क्रेडिट रेटिंग उन्हें मिल जाती है. बट अगर उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से प्लान्ड वे में आप एक्सप्लेन करेंगे, जो आप समझाना चाहते हैं अगर वही कन्वे होता है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको चेंजेस समझ में आएंगे. और ये प्लानिंग का भी पार्ट होता है कि इंस्टेंट आपकी रेटिंग चेंज नहीं होती कि आज मैंने सोचा कल चेंज होगी. इट टेक्स टाइम. आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप प्लानिंग करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे, उसके ही बेसिस में फिर आपकी सेकंड रेटिंग होगी, नए डेटा के बेसिस में, फिर उसमें आपको चेंजेस समझ में आएंगे. सो ये बहुत अच्छा एरिया है. अगर हमारे यंगस्टर, जो हमारे यंग मेंबर्स हैं, वो इस एरिया में भी काम करना चाहें, सो दिस इज वेरी ग्रोइंग एरिया. और इसमें आप कोई भी कंपटीशन नहीं है और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है. कोई भी कंपनी है अगर उसको 5 करोड़ का भी लोन चाहिए, रेटिंग उसको चाहिए है, रेटिंग इंप्रूवमेंट उसे कराना है, दे विल कम टू यू. Then after the basic data, the coming on the reporting part 2, part B. So in the part B, we have 2 area where we work. The first one is general observation, where we need to report कि हमने क्लाइंट को विजिट किया, तो विजिट करके हमें कैसा लगा, क्लाइंट ने कॉपरेट किया या नहीं किया. The level of transparency, the level of adequacy of the replies submitted by the client, or the clarification or justification given by the client with respect to the queries raised by us. Whether the documents submitted by the client are giving sufficient and appropriate audit evidence or not. Whether we are justified with the clarification given by the client. Usually in the audit, when you go, there is no any pointer where you can say कि नहीं जी client ने तो cooperate नहीं किया. But specifically because this is very deep dive, you will have to go in detail to touch upon each and everything, so you can give conclusive remark and opinion to the lender. और उस केस में 90% client आपके साथ cooperate नहीं करेंगे initially. And if your client is not cooperating at all, then you can write it in your report and submit to the banker कि यार client cooperate ही नहीं कर रहा, और client cooperate नहीं करता, तो that is again a sign of some issue, alert कि यार कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए क्लाइंट जो है वो आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा. ट्रांसपेरेंसी, आप क्लाइंट से मांगते कुछ और है, वहां से मिलता कुछ और है. आपको अगर डेटा चेक करना है, आप ट्रायल बैलेंस देखते हो, वहां पे कुछ और डेटा आता है, डेटा लिस्ट मंगाते हो, वहां पे कुछ और डेटा आता है, स्टॉक स्टेटमेंट देखते हो वहां कुछ और डेटा आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो तो वहां कुछ और डेटा आ रहा है. So when you verify the same line item with different sources, you find that the numbers are not matching at all. Every source giving a different view. That shows that the reported numbers are not reliable. You cannot trust on the numbers until you check the accounting system by your own. Usually client will say that I will not allow you to access my accounting system due to confidentiality, but you can say, I'm here to sign the confidentiality agreement and you will not allow access, then I'll have to put it on record that you have not provided system for our verification. Then coming on the inspection part.
जनरली आप देखेंगे कि जो आपका क्लाइंट है उसने अगर लोन लिया है तो बैंकर को क्या चीजें सबमिट करता है, एक तो मंथली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है, क्वार्टर बेसिस में QIS देगा, मंथली MSOD देता है, फाइनेंशियल फॉलोअप FFR रिपोर्ट देता है, CMA प्रोजेक्शन देता है, क्वार्टरली रिजल्ट देता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस देता है, इंड यूज ऑफ फंड सर्टिफिकेट देता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट किए गए हैं, द फर्स्ट एक्सरसाइज is to verify whether the number reported in this document are matching with your books of account or not. In this कारो, जो अभी रिसेंटली आप लोग कारो की रिपोर्ट देंगे जब आप ऑडिट कर रहे होंगे, इस कारो की रिपोर्ट में आपको बताना है कि जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया है क्लाइंट ने वो सही किया है या नहीं। तो सर आपके लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज कारो में आ गई है। तो अब एज अ ASM अगर देखते हैं तो ASM को भी देखना होता है द नंबर ऑफ डेटर्स, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, एडवांसेस टू सप्लायर, इन्वेंट्री, इट्स क्लासिफिकेशन, इट्स एजिंग, whether the reported number in the stock statement, MSOD, QIS or FFR are matching with books of account and financial or not. मैं जब बैंक ऑडिट के सेशन ले रहा था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जब आप बैंक ऑडिट के लिए जाएंगे तो मार्च मंथ का स्टॉक स्टेटमेंट और मार्च मंथ के फाइनेंशियल से आपको मैच करना है, क्योंकि मार्च मंथ का फाइनेंशियल तो ऑडिटेड फाइनेंशियल होगा, उस पर आप रिलाई कर सकते हो और उस पर आप देखोगे कि नंबर वेरी कर रहे हैं या सेम कर रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट बेसिस कि अगर ये हर मंथ में गलत नंबर रिपोर्ट कर रहा है तो करंट मंथ में भी रिपोर्ट कर रहा होगा। लाइकवाइज अगर आप अपने क्लाइंट का ASM कर रहे हैं और ये नंबर्स आपके पास है, देन यू नीड टू वेरीफाई दिस नंबर फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम एंड यू कैन गिव अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यू विल पुट इट लाइक डेटर एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेटर एज पर स्टॉक स्टेटमेंट डिफरेंस, देन यू कैन गिव जस्टिफिकेशन इफ डिफरेंस इज ऑफ 500 करोड़ और 50 करोड़, देन यू कैन गिव जस्टिफिकेशन कि इसमें से 10 करोड़ इस वजह से है, 5 करोड़ इंटर यूनिट का है, 8 करोड़ जो है वो बैड डेट हो चुका है या ECL की वजह से डिफरेंस आ रहा है। सो व्हाई द डिफरेंसेस आर कमिंग दैट यू नीड टू रिपोर्ट अपॉन। इन केस ऑफ क्रेडिटर्स आप देखेंगे कि जो क्रेडिटर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया जाता है, इन मैक्सिमम केसेस यू विल फाइंड दैट द क्रेडिटर्स आर अंडर रिपोर्टेड। क्यों? बिकॉज इफ क्रेडिटर विल बी अंडर रिपोर्टेड और अंडर स्टेटेड, योर लायबिलिटी विल बी लेस, and if you will come at the working capital drawing power, तो जब स्टॉक से आप क्रेडिटर को कम अमाउंट लेस करेंगे तो आपका स्टॉक ज्यादा होगा, और स्टॉक ज्यादा होगा तो आपको स्टॉक के अगेंस्ट ड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी। Likewise, you will find that in so many cases you have given advance to your supplier for getting the stock, but that advance has not been adjusted. If you go through the data number, you will find that the aging which is reported in the stock statement is not correct. When you perform the movement analysis in the data, आपको ASM परफॉर्म करने के लिए आपको एक्सेल बहुत अच्छा आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट एनालिसिस हैं जो कि आपको एक्सेल में परफॉर्म करने होंगे, या तो आपका अपना कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो या आपने एक्सेल में मैक्रो इनेबल्ड अपना खुद ही सिस्टम बनाया हो, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। उसके बेसिस में लेट्स से आई हैव टेकन द लिस्ट ऑफ डेटर अलोंग विद एजिंग फॉर दिसंबर 21, या फिर मैंने सितंबर 21 का लिया, दिसंबर 21 का लिया, मार्च 22 का लिया। एज ऑफ नाउ मैं जो ASM रिपोर्टिंग कर रहा हूं वो मार्च 22 के लिए कर रहा हूं, राइट? लेकिन मैं एजिंग पुरानी कर रहा हूं चेक। ऐसा क्यों सर? जब मैंने मूवमेंट एनालिसिस, ये मैं प्रैक्टिकल केस आपको बता रहा हूं, व्हेन आई हैव परफॉर्म द मूवमेंट एनालिसिस सितंबर वर्सेस दिसंबर वर्सेस मार्च, लगभग 30% मुझे नंबर्स ऐसे मिले जो कि बिल्कुल सिमिलर आ रहे थे। सितंबर में भी सेम डेटर सेम अमाउंट सेम एजिंग, दिसंबर में सेम डेटर सेम एजिंग सेम नंबर, मार्च में भी सेम। तो सर अगर पिछले 6 महीने में
ना तो आपने कोई सेल किया, ना तो कोई आपने परचेस किया उस पार्टी से, ना तो आपको पेमेंट रिसीव हुआ, देन हाउ यू कैन गेट द सेम एजिंग? एक मैं क्वेश्चन रेज करता हूं जो ऑडियंस है उनके साथ, आप लोग मुझे जवाब दीजिए। लेट्स से आई हैव टर्नओवर फॉर 3 month इज 50 करोड़, 3 महीने की टर्नओवर 50 करोड़ है, और 6 महीने की जो टर्नओवर है वो 150 करोड़ है, और जो डेटर हैं 3 महीने के वो 70 करोड़ हैं, और 6 महीने के 120 करोड़ है, राइट? अब आप मुझे बताइए जो नंबर मैंने बोला ये मेरे क्लाइंट का नंबर है, ये नंबर करेक्ट है या नहीं? मैंने बोला कि मेरी सेल्स 3 महीने की 50 करोड़ है, और मेरे जो डेटर 3 महीने के वो 70 करोड़ के हैं। 6 महीने की जो मेरी सेल्स है इंक्लूडिंग दिस 3 month, टोटल YTD सेल्स अगर मैं 6 महीने की देखता हूं तो 150 करोड़ है, और मेरे जो 6 महीने के टोटल डेटर हैं दैट आर 120 करोड़। अब आप बताइए कि ये जो नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सही है या नहीं? आकाश जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आपकी कोई क्वेरी है प्लीज आप चैट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए। तो अलाउ कर देते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो देखने मैं देख लूं। जी सर जी। पार्टिसिपेंट से मैंने एक जो क्वेश्चन करा है, आप में से स्पेशली जो सर आप ASM हैंडल कर रहे थे, आप जरूर उसका जवाब दीजिए। फिर ना अंकुश जी, जी सर। आकाश जी। सर उनको अनम्यूट करना है, मतलब आप अनम्यूट कर सकते हैं आकाश जी। Okay, sir. Thank you. आकाश जी is unmuted sir. आकाश जी, raise your query. Yes, actually, sir, I have a question regarding this retention amount and security deposit amount, which is generally found in the sector of construction. So whether the balances of this SD or retention will be counted as debtors or creditors or not? सर रिटेंशन क्रेडिटर का तो पार्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका अगर रिटेंशन मनी डेटर के पास ही होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट से मैंने 1 करोड़ रुपए का बिल दिया, उनकी कंडीशन होती है कि 10% अमाउंट दे विल रिटेन फॉर द पीरियड, उनका 1 महीने 6 महीने या 1 साल जो भी पीरियड उनका रहता है उस पीरियड के वो से रिटेन करेंगे, सो दैट विल कम अंडर द डेटर। अब बात ये आती है कि वो मेरे डीपी पर्पस के लिए आएगा या नहीं आएगा। तो सर उसके लिए आपको ये देखना है कि उसकी जो एजिंग है, अगर वो 90 डेज के अंदर आ रहा है देन यू कैन टेक अप दैट रिटेंशन अमाउंट अप टू 90 डेज। दूसरा आपको ये देखना है कि अगर वो 90 डेज से आगे है और स्पेसिफिकली अलाउड है सैंक्शन लेटर में, ओनली इन दैट केस यू कैन टेक दैट रिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ डीपी, अदरवाइज नॉट। सो जो विद इन 30 डेज वाले डेटर है, रिटेंशन आप देखो कि वो बिल मेरा कब रेज हुआ था, पेमेंट कब आ गई, और उसका अमाउंट रिटेंशन वाला जो अमाउंट है वो कितने पीरियड का है। अगर वो आपकी इस एजिंग में फॉलो करता है ओनली देन यू कैन, अदरवाइज नॉट। Fine, sir. Thank you. ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन किया था, आप में से कोई उसे जवाब देना चाहेगा? चलिए हम सेशन में आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को जब ये सोच जाए तो मुझे बिल्कुल जवाब आप इसका बताइएगा। लेट अस मूव फर्दर नाउ। तो हमने सबसे पहला पार्ट जो ASM रिपोर्टिंग का देखा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, द जनरल ऑब्जर्वेशन एंड लेवल ऑफ कोऑपरेशन, then inspection and verification of document which is being submitted by the client to the lenders। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तीसरे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है करंट एसेट्स मूवमेंट। करंट एसेट्स मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आप अपने बहुत सारे, अगर आपके प्राइवेट क्लाइंट हैं और लिस्टेड एंटिटी नहीं है, सो यू मे फेस द चैलेंज कि सर हम तो बैलेंस बनाते ही नहीं है, क्वार्टरली हमारी बैलेंस शीट बनती ही नहीं है, तो हम आपको जो करंट एसेट्स है क्वार्टर वाइज वो कैसे दे सकते हैं? तो सर अगर आप एज ए ASM काम कर रहे हैं तो आप उनका जो SAP या ERP टैली व्हाटएवर सिस्टम दे आर मेंटेनिंग, यू कैन चेक द अकाउंट एंड गेट द ग्रुपिंग, और उस ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट कीजिए, और उस ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको बोला था एक्सेल का बहुत काम आएगा, तो ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करके उसमें जो ग्रुपिंग है उसको लगाइए, देन यू विल गेट दी नंबर्स
कि किस कैटेगरी में कौन सा नंबर जाना चाहिए, आपको करंट एसेट्स वहां से मिल जाएगी। देन यू कैन मैच कि मेरा मार्च में क्या, दिसंबर में क्या पोजीशन था और अभी मार्च में क्या पोजीशन है, क्या बहुत ज्यादा डेविएशन है, क्या कोई डाइवर्जन लग रहा है, क्या इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन सो मेनी केसेस यू विल फाइंड द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। हम अपने पैसे को लेके, बैंक से लोन लेके किसी को भी हम एडवांस देते हैं। इफ यू परफॉर्म द मूवमेंट एनालिसिस ऑफ एडवांस टू सप्लायर, आप देखेंगे कि उस एडवांस टू सप्लायर का बहुत सारा ऐसा पैसा है कि जो कि 2-3 साल से पड़ा हुआ है, ना तो कुछ माल आया, ना कोई एंट्री हो रही, बस ओपनिंग क्लोजिंग। तो सर ऐसा कौन सा इंडस्ट्री का बंदा है जो कि अपने पैसे को एडवांस देके ना कोई इंटरेस्ट ले रहा है और आराम से बैठा हुआ है। दिस इज केस ऑफ डाइवर्जन। आपने सर पैसा दे दिया, कुछ दिन बाद आप उसे राइट ऑफ कर दोगे। तो अगर आपने किसी सब्सिडरी कंपनी में अपने पैसे लगा रखे हैं, उसको शेयर में दे रखे हैं या उसको लोन या एडवांसेस में दे रखे हैं, देन सर आपको उस कंपनी के भी फाइनेंशियल को रिव्यू करना है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पे, तो जो उसका बुक वैल्यू आ रहा है, क्या उस बुक वैल्यू आपके परचेज प्राइस को सपोर्ट कर रही है, आपके इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रही है या नहीं। पता चला आपने इन्वेस्ट कर दिया 100 करोड़ और उसकी जो कंपनी की बुक वैल्यू या नेटवर्थ थी वही 50 करोड़ की थी, तो मतलब आपने तो पैसे डुबो दिए। कल के डेट में अगर वो लिक्विडेशन में जाएगी, देन व्हाट अमाउंट यू विल गेट आउट ऑफ दैट लिक्विडेशन। So if you're performing the ASM assignment and your client has invested somewhere, in case the investment is made in the quoted share, then you can get the value from the BSE or NSE. Or if the amount is given as a debt security or guarantee or normal investment or investment in the unquoted share, in that case you need to take the latest financial statement and verify whether the financial result and financial statements are giving correct picture or not. Further, जो related parties transaction होते हैं, that are very important to check कि उन related party transactions में भी आप देखोगे कि let's say मेरी कोई सब्सिडरी है, उसकी नेगेटिव नेटवर्थ है, उसको फंड की बहुत जरूरत है, उसे लोन तो मिल नहीं रहा, तो हमारी जो कंपनी थी होल्डिंग कंपनी, हमने लोन लिया और अपने उस लोन को आगे डाइवर्ट कर दिया। अगर ऐसा केस है, यू नीड टू रिपोर्ट इन योर एएसएम कि ऐसा फंड का डाइवर्जन किया गया है। In the performance of current asset movement, first thing you need to do is debtor and advance movement, जो मैंने आपको अभी बताया। अब डेटर की जो एजिंग है उसका मूवमेंट आपने कर लिया, उसकी ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गई। अब आप क्रेडिटर का उसमें कर लीजिए। क्रेडिटर्स में कई बार क्या होता है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन माय सम ऑफ द केसेस, एक केस में मुझे ऑडिट में कर रहा था, मुझे मिलता है कि भाई साहब को बड़ा लंबा क्रेडिटर था, उन्होंने उस क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड लोन में डाल दिया था। जस्ट क्लासिफिकेशन, लायबिलिटी बैलेंस शीट के टोटल में कोई मिसमैच नहीं है, टोटल अमाउंट इज सेम, बट instead of creditor they have put it in the unsecured loan. अब अगर इन्होंने क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड लोन में डाल दिया, then what will be the consequence you may face? क्या चेंज होगा बताइए सर। सर अगर अनसिक्योर्ड लोन में डाल दिया तो डीपी से तो कोई लेना देना नहीं होगा ना, मतलब वो अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर के नंबर सही रिपोर्ट नहीं हुए, उससे उसकी डीपी बढ़ जाएगी, उसके यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। वही गलती अगर आपने पकड़ ली और 3 महीने से ज्यादा हो गया, तो आप 90 दिन से ऊपर ओवरड्रॉन अकाउंट को दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ओवरड्रॉन 90 दिन हो गया, इसको एनपीए कैटेगराइज करो, राइट। दिस डीपी वैलिडेशन। अब डीपी वैलिडेशन में कुछ केसेस में हमने क्या देखा कि जो एजिंग है और जो मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है, जो सैंक्शन लेटर में मार्जिन दिया जाता है और जो डीपी स्टेटमेंट में मार्जिन दिया जाता है, यू मे फाइंड यूज गैप फॉर डेटर इफ सैंक्शन लेटर इज सेइंग दैट द मार्जिन इज 50% और 40%, या पिछले सैंक्शन में जो था वो 25% था, अब जो सैंक्शन आ गया है लेटेस्ट उसमें 40% है। बैंकर तो कोई चेक नहीं करेगा इतना, दे विल सिंपली से अच्छा स्टॉक स्टेटमेंट आ गया, ओके ठीक है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप देखो कि आप जो 15% है, 15% का एडिशनल बेनिफिट अपने इस क्लाइंट को दिला रहे हो, 15% का ओवर स्टेटमेंट है डेटर का। जो स्टॉक है उसमें अगर मार्जिन का डेविएशन है, मार्जिन गलत तरीके से काटा गया, मतलब आप
ज्यादा डीपी वहां पे अलाउ करवा रहे हैं, विच इज इनकरेक्ट। और अगर आपके इस क्लाइंट में जो यूटिलाइजेशन और डीपी है उसमें अगर बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, देन यू मे suggest that this account is stressed account, it has inherent weakness, and if you calculate the DP for 90 days and you find that the account is overdrawn, then you can say that yes, it should be classified under the category of non-performing asset. Then build up inventory. अब सर इसका भी मैं केस आपको प्रैक्टिकली, ये सारे केसेस क्योंकि मैंने देखे इसलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ को रिलेट करके बताता हूँ। in one of my assignment, my client was belonging to the power sector. उस पावर सेक्टर में क्या हुआ, उस क्लाइंट के पास स्टैंड बाई इन्वेंट्री पड़ी थी। वो स्टैंड बाई इन्वेंट्री क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता था कस्टमर्स के लिए और स्पेशली डिजाइंड होते थे, उस डिजाइन को कहीं और यूज नहीं किया जा सकता था। सो व्हाट माय क्लाइंट हैज डन, उनका करीब 150 से 200 करोड़ का वो स्टॉक था जो कि उसी कैटेगरी से बिलोंग करता था और पिछले 5 सालों में उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन हर बार वो उसके अगेंस्ट डीपी लेते थे। फिजिकल वेरिफिकेशन जब हम करने जाते हैं तो एक एक यूनिट को आप चेक नहीं करते हो, इन्वेंट्री एजिंग हम चेक नहीं करते हैं, लेकिन बैंकर बोलता है कि अगर 1 साल से ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है तो उसे आप स्लो मूविंग कैटेगरी में डालो और उससे डीपी पर्पज से एक्सक्लूड करके चलो। तो जब हमने उसका मूवमेंट एनालिसिस, हमने आइटम वाइज इन्वेंट्री निकलवाई और एक्सेल में एक मूवमेंट एनालिसिस परफॉर्म करवाया पिछले 6 महीने का, हमने देखा कोई मूवमेंट नहीं। फिर हमने 1 साल के करवाया, हमने देखा कोई मूवमेंट नहीं। फिर हमने उसके 1 साल और पहले का मंगाया रिपोर्ट जो स्टॉक रजिस्टर होता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं। देन वी हैव डिस्कस विद द क्लाइंट कि सर ये क्या है, उन्होंने बोला सर दिस इज स्टैंड बाय इन्वेंट्री, कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम। हमने कहा सर कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम बट सिंस लास्ट 5 ईयर देयर इज नो मूवमेंट। तो सर 5 साल में चेंज नहीं हो, हम कैसे माने कि आगे चेंज होगा? काइंडली क्लासिफाई इट एज अ नॉन मूविंग और स्लो मूविंग एट लीस्ट, and for that sake we have excluded that 200 crore of amount from the stock and the total DP had been reduced accordingly. और जहां उसकी excess DP आती थी आज उसकी DP short हो गई। So these analysis you need to perform while handling the ASM assignment. अब सर आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एंड डेटर मूवमेंट जो मैंने आपको क्वेश्चन किया वो डेटर का और सेल्स का एक मैकेनिज्म था एक चेक करने का कि अगर मेरी 3 महीने की सेल्स, मैं एक बार देख लेता हूं, हालांकि किसी ने जवाब नहीं दिया है, चलो मैं आपको जवाब देता हूं कि सर मैंने अगर 3 महीने में सिर्फ 50 करोड़ की सेल्स की तो 3 महीने में 70 करोड़ के डेटर कैसे हो सकते हैं? अगर मेरे क्लाइंट ने 90 डेज के डेटर 70 करोड़ दिखा रखा है और मैं देखता हूं 90 डेज में जो सेल्स उसने दिखाया है उस क्वार्टर में वो 50 करोड़ है, दैट इज इनकरेक्ट नंबर। Incorrect है, but sorry to interrupt you, sir, but opening data भी should be there. सर मैंने सर ओपनिंग अगर होगा तो राइट से बाहर होगा ना, तो बिल्कुल सर, फिर ये डेटा इनकरेक्ट है, राइट। 3 महीने में अगर सेल हो रही है 50 लाख रुपीस या 50 करोड़ एंड देन डेटा इज 70 करोड़, सो डेटा इज इनकरेक्ट, राइट सर। क्योंकि अगर आपका ओपनिंग भी होगा तो वो 90 डेज 3 महीने से तो बाहर ही हो गया। बिल्कुल 3 महीने में आपने सेल्स ही 50 करोड़ किया है तो आपके डेटर 70 करोड़ नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, दैट शोस इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, राइट। लाइकवाइज आप इन्वेंट्री का मूवमेंट चेक करेंगे। आप अगर प्राइवेट सेक्टर का क्लाइंट है, आपके पास टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, तो आप एक देखो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हम जीपी रेशियो बताते हैं, हम बताते हैं कि इन्वेंट्री कितना कंजम्पशन होता है। और आप इंडस्ट्री के जो पीयर्स हैं, इंडस्ट्री के पीयर्स के फाइनेंशियल्स को देख के भी यू कैन कम टू नो कि जो इन्वेंट्री होल्ड किया जा रहा है या जितने इन्वेंट्री का कंजम्पशन हमारा क्लाइंट दिखा रहा है वो नॉर्मल है इंडस्ट्री की वजह से या नहीं। अगर मेरा जो क्लाइंट है वो ईपीसी सेगमेंट का है और उसमें इन्वेंट्री का जो सेगमेंट होता है मैक्स टू मैक्स 5 से 10% का होता है, उससे ज्यादा इन्वेंट्री यूज नहीं होती, 90% सर्विसेज होता है। लेकिन जब मैं अपने क्लाइंट के अकाउंट को हैंडल करता हूं सो वी कम टू नो कि इसमें इन्वेंट्री का कंजम्पशन तो भैया 60-70% आ रहा है। इज इट पॉसिबल? और क्लाइंट बोलता है नहीं जी हमारा तो सर्विस बिजनेस है। अगर वो 70% इन्वेंट्री दिखा रहा है मतलब वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। तो आपको देखना है कि जो टर्नओवर है और जो पैटर्न है इन्वेंट्री होल्डिंग का वो भी मैच कर रहा है या
नहीं कर रहा, आपके इंडस्ट्री से, आपके नेचर ऑफ बिजनेस से। इसके बाद एक्सपोर्ट्स बिल की बात करते हैं। कुछ डेटर बिल में हमने ऐसे भी इंस्टांसेस देखे थे कि जो हमारा कस्टमर था वो बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी को अवेल कर रहा था। उनके डेटर थे, वो डेटर के एक्सपोर्ट और लोकल डेटर डोमेस्टिक दोनों ही थे, उन्होंने बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी ली थी और बिल डिस्काउंट करवा लिया था। स्टिल डिस्काउंटेड बिल्स का जो डेटर का अमाउंट है, दे वर टेकिंग इन दी नॉर्मल डेटर और उसके अगेंस्ट वो डीपी ले रहे थे। सो दैट अगेन यू नीड टू चेक कि कोई ऐसा तो बिल नहीं जो कि ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, कस्टमर को पेमेंट हो चुकी है और अभी भी वो आपके लिस्ट में आ रहा है फॉर द स्टेक ऑफ डीपी। फॉर बैलेंस कंफर्मेशन यू कैन मेक अप द क्लाइंट, एक आप लिस्ट बना सकते हैं कस्टमर के, टॉप 50 कस्टमर, 100 कस्टमर और 20 कस्टमर बेस्ड ऑन योर मटेरियलिटी लेवल, एंड यू कैन गिव अ लेटर ऑफ कंफर्मेशन। अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं या डायरेक्टली कस्टमर को भेज सकते हैं कि आपका ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस सही है या नहीं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू गेट द एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हाई वैल्यू डेटर एंड क्रेडिटर है। एक एएसएम का रिपोर्टिंग पॉइंट है कि जो आपके हाई वैल्यू डेटर एंड क्रेडिटर है उनको पब्लिक डॉक्यूमेंट से आपने क्या वेरीफाई किया। सो यू कैन टेक अप अराउंड 20 to 25 बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड मटेरियलिटी, यू कैन टेक अप 20 to 25 डेटर एंड क्रेडिटर फॉर द वेरिफिकेशन। उसमें आपको क्या करना है, आप उसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट लाइक आप गूगल सर्फिंग करवाइए, पब्लिक रिव्यू लीजिए, या लिस्टेड है तो आप एनएससी बीएससी की साइट मनी कंट्रोल चेक कीजिए कि कोई एडवर्स न्यूज या एडवर्स रिपोर्ट तो नहीं है मेरे क्लाइंट की जिसका इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़े। लेट्स से अगर मेरा कोई कस्टमर है, उससे 50 करोड़ मुझे लेना था और एक रिपोर्ट आई कि भाई एक क्रेडिटर है, इसकी इसने पेमेंट नहीं की थी, उसने एनसीएलटी में क्लेम डाल दिया। अब अगर वो एनसीएलटी में क्लेम डाल देगा तो सर हमारी रिकवरेबिलिटी पे भी तो बात आ जाएगी ना। अगर उसके ऊपर कोई रेड पड़ गई कि ये जो बिजनेस है ये एंट्री का बिजनेस करता है, इसके ऊपर एंट्री का कुछ केस आ गया है, या गलत ड्यूटी ड्रॉबैक उसने क्लेम कर लिया, या लेबर की स्ट्राइक अगर उसके यहाँ हो गई तो वो रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगा, तो क्या मुझे रेवेन्यू दे पाएगा, क्या मैं रियलाइज कर पाऊंगा? दैट यू नीड टू चेक। दूसरा, जो मेरे डेटर हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट जब आप व्यू करेंगे तो आप देखोगे कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछली बार कब आरओसी में फाइल किया था। आई केम अक्रॉस लॉट ऑफ केसेस जहां की हमने एनबीएफसी के लिए हम काम करते हैं और उसमें हमने देखा कि जिन लोगों को हमारे क्लाइंट ने लोन दिया है उन्होंने 2 से 3 साल हो गए, 2017 के बाद उन्होंने अपने फाइनेंशियल अपलोड नहीं किए। सर क्वेश्चन ये बनता है कि if they have not submitted the financial statement, then on what basis you have given the fresh sanction, fresh loan? क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख के आपने उनको लोन दे दिया? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको चेक करनी है एक करंट एसेट्स मोमेंट एनालिसिस में। यस वरुण जी, आप हैंड रेज कर रहे थे, if you have any question please ask, then we'll move on. सर अभी बहुत पीपीटी है वरुण जी, इसमें आप क्विकली अगर आपका कोई क्वेश्चन है जस्ट आस्क, अदरवाइज विल मूव ऑन। वरुण जी को अलाउ कर दिया अंकुश भाई? सर अंकुश भाई अलाउ कर दिया वरुण जी को? आई एम डूइंग सर, आई एम डूइंग। सर आई थिंक उनके पास अभी ऑथोरिटी है सर, वो ही कैन स्पीक। यस यस राइट, वरुण जी काइंडली रेज योर क्वेरी सर। वरुण जी, एम आई ऑडिबल फॉर यू? हो सकता है गलती से हो गया हैंड रेज। राइट राइट, ये भी हो सकता है सर, कैरी ऑन। लेट अस मूव ऑन। अब हम सेल्स परचेज एनालिसिस की बात करते हैं। अब सर एक तो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपको बोला था कि जब हम एक कंपैरिजन करते हैं कि हमने जो सीएमए डेटा बनाया था तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि बेस्ड ऑन लास्ट 2 or 3 ईयर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट द टर्नओवर विल गो ऑन, कितना किस लेवल तक मेरा टर्नओवर जाएगा, क्या लेवल ऑफ डेटर होंगे, क्या लेवल ऑफ क्रेडिटर होंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या कैश मार्जिन होगा, क्या कैश प्रॉफिट होगा, क्या कैपेक्स होने वाला है,
क्या मेरा फाइनेंस कॉस्ट होने वाला है, कितना मेरा डेट होने वाला है, क्या मैं कुछ और इक्विटी भी रेज करूंगा, क्या मैं इक्विटी उसमें इन्फ्यूज करूंगा. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर बीइंग कवर्ड इन द सीएमए डेटा. अब जो प्रोजेक्शन सबमिट किए गए थे और जो एक्चुअल्स क्लाइंट ने दिए हैं, क्या उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है? सर एक तो आपको वो रिपोर्ट करना है. सेकंड, अगर मेरी जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है प्लांट की, जब आप उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे, तो इफ यू कम अक्रॉस दैट द यूटिलाइजेशन इज बिलो 50%, देन यू कैन रेज क्वेश्चन कि सर आपके पास इतना फंड है, आपके पास लेबर है, एवरीथिंग यू हैव, देन व्हाई यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर कैपेसिटी. अगर किसी की शुगर इंडस्ट्री है या इथेनॉल का प्लांट है और वो बोले कि नहीं मैं कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो गलत बोल रहा है. अगर मेरी कोई केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी है, केमिकल्स में मैं डील करता हूँ, अनलिमिटेड स्कोप है, अनलिमिटेड डिमांड है, और मैं बोलूँ कि नहीं जी डिमांड नहीं है तो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सो इज इट जस्टिफाइबल और नॉट? नॉट एट ऑल. तो आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्शन, जिस एक्टिविटी में मेरा क्लाइंट इन्वॉल्व है, तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी हाउ मच कैपेसिटी इज एबल टू यूटिलाइज. देन यू कैन परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ reconciliation between your books of account versus GSTR1 versus GSTR3B. Sometimes you will come to know कि यार बुक्स में तो टर्नओवर आ रही लेकिन जीएसटी में तो आई नहीं रही. अगर जीएसटी में टर्नओवर भाई साहब ने नहीं दिखाया, then there may be some issue. तो then you can raise question कि sir we have noticed the differences while we have compared your number with the GST which you have filed. सर आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा डिफरेंस है जो आपने वहां पे सबमिट नहीं किया. Then you can go for the sales invoicing. सेल्स जो इनवॉइस है उनका आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, परचेज इनवॉइस का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक चेन लेके. व्हेन यू गो फॉर सेल और परचेज वेरिफिकेशन, तो एक पूरी चेन आप देखेंगे, उसका पीओ आया था, पीओ के अगेंस्ट एक्विजिशन स्लिप गई, उसके अगेंस्ट इन्वेंट्री बनी होगी, रिक्वायरमेंट आई होगी, फिर माल बनने के बाद क्वालिटी चेक हुआ होगा, फिर गेट में उसकी बिल्टी बनी होगी, ट्रांसपोर्ट वाले आए होंगे, बिल बना होगा, एक्सपोर्ट है तो शिपिंग बिल आया होगा. Check all the chain of document. If you will see on simple basis 2 to 3 transaction, तो आपको एक पूरा hierarchy पता चलेगा. Then easily you can verify कि कहीं पे lapses हैं या नहीं. Even if you find that is there any lapse in the internal control, still you can qualify report and give it on the comment कि यार यहाँ पे internal control weak है, यहाँ पे कंपनी का revenue loss हो सकता है. लेट्स से आप देखोगे कि इन्वेंट्री आपके पास आ रही है लेकिन कोई हमारे पास जीआर नहीं है, तो अगर जीआर नहीं तो इन्वेंट्री आ कहां से रही है? आपका सेल्स हो रहा है लेकिन फैक्ट्री से कोई माल आउट नहीं हो रहा है. इज इट पॉसिबल? कोई ईवे बिल नहीं बन रहा है. इज इट पॉसिबल? आपका फैक्ट्री से माल गया तो आपका जीआर भी बनेगा, आपका ईवे बिल बनेगा, बट ऐसा तो कुछ आपके रिकॉर्ड में नहीं है. सो इफ यू कम अक्रॉस एनी इंस्टेंस इन दिस रिगार्ड, जियो नीड टू रिपोर्ट इन योर एएसएम रिपोर्टिंग. दूसरा, जब आप सेल्स और परचेज रजिस्टर को चेक करेंगे तो उस सेल्स परचेज रजिस्टर में देखें कि किस किस पार्टी को कितना सेल किया गया है, और जो पार्टी आपके डेटर हैं उनमें भी सैंपल निकाल के देखें कि उस पीरियड में उतनी ही सिमिलर सेल उनके लेजर में भी रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं, या फिर सेल्स रजिस्टर में तो नहीं है लेकिन उनके ट्रांजेक्शन में आ रहा है, जस्ट एक एंट्री वहां पे डाल दी गई, बाद में उसको रिवर्स कर दिया जाएगा या एडजस्ट कर दिया जाएगा. So you need to check very diligently. Then coming on the insurance part. अब सर आप देखेंगे कि इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके एएसएम रिपोर्टिंग में, क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई आग लग जाती है या कोई प्रॉब्लम आती है और मेरा अगर एसेट इंश्योर्ड नहीं है, प्राइमरी सिक्योरिटी तो आपके स्टॉक ही होते हैं, जो सीसी लिमिट होती है, ईपीसी लिमिट होती है, और अगर वो स्टॉक ही नहीं रहा या अंडर इंश्योर्ड है, एडिक्वेट नहीं है, कोई मिसहैपनिंग होती है, विल यू एबल टू रिकवर योर मनी और नॉट? नॉट एट ऑल. इसीलिए अब आप जब एनालिसिस करेंगे पिछले 6 महीने का, तो यू विल कम टू नो कि यार इनका स्टॉक काफी फ्लक्चुएट होता रहता है. कभी 200 करोड़ रहता है, कभी 150 करोड़ रहता है, कभी 175 रहता है, कभी 250 हो जाता है. तो जब आप पिछले 6 महीने का या साल भर का स्टॉक लेवल चेक करेंगे तो जो हाईएस्ट लेवल है वो भी कवर होना चाहिए. इसके लिए फ्लोटिंग पॉलिसी लिया जाता है कंपनीज में कि एक हायर अमाउंट सेट कर देते हैं कि मेरा स्टॉक वहां तक भी अगर जाता है तो वो मेरा इंश्योर्ड रहेगा.
अगर एडिक्वेसी नहीं है सो यू नीड टू रिपोर्ट कि मेरा स्टॉक जो है वो अंडर इंश्योर्ड है या एडिक्वेट नहीं है। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, अगर आप एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ऑर्डर के केस में आप देखेंगे कि ECGC पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। ECGC पॉलिसी में भी आप दो तरीके की पॉलिसी देखेंगे, एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया होता है और एक ओवरऑल पॉलिसी। तो अगर आपका ओवरऑल पॉलिसी जो है वो पूरे ड्यूज को कवर भी कर रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड उसमें लिखा है कि एक क्लाइंट का या एक डेटर का जो पैसा है वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और आपके 20 डेटर ऐसे हैं जिनका 15-15, 17-17 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, सो दैट इज अगेन अ रिस्क कि अगर वो डेटर डिफॉल्ट करता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज द मनी फ्रॉम दैट डेटर, द एक्सपोर्ट डेटर, देन इवन ECGC विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि वो तो 10 करोड़ का आपको कवर दे रहा है, आपका आउटस्टैंडिंग 17 करोड़ का है। सो यू नीड टू इंश्योर, यू नीड टू चेक वेरी डिलिजेंटली द ECGC कवर पॉलिसी कि उसमें क्या कवर किया गया है और जो कवरेज है वो एडिक्वेट कवरेज है या नहीं है। जो एक्सपोर्ट का डिक्लेरेशन दिया गया है, बिकॉज जो डिक्लेरेशन आप देंगे उसी के बेस में आपका जो रिस्क है वो एनालाइज किया जाएगा। सो दैट डिक्लेरेशन व्हिच यू गिव शुड बी एडिक्वेट, प्रॉपर एंड कंप्लीट। तो वो एडिक्वेट है नहीं वो भी आपको चेक करना है कि जो डिटेल मैं एजेंसी को दे रहा हूं, इंश्योरेंस एजेंसी को, वो नंबर्स मेरे करेक्ट होने चाहिए। देन चार्ज वेरिफिकेशन। अब दो तरीके के चार्ज वेरिफिकेशन आप देखेंगे। द वन इज आपने जो लोन लिया है, जो आपने लोन लिया है उसके अगेंस्ट बैंकर को कंपनीज एक्ट में भी लिखा है कि भैया 30 दिन के अंदर आपको चार्ज क्रिएट करना है। अगर मेरे क्लाइंट ने बैंकर के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट नहीं किया टाइम पे और सही चार्ज क्रिएट नहीं किया, लेट से मैंने लोन लिया 500 करोड़ का, चार्ज क्रिएट हो गया 50 करोड़ का, तो आपको सर ये देखना है कि एडिक्वेसी चार्ज क्रिएशन में भी है या नहीं, कंप्लीट मेरा चार्ज क्रिएट है, पूरे अमाउंट को कवर कर रहा है या नहीं। दूसरा, मैं जो सिक्योरिटी मेरे को ऑफर की गई है, मैंने जो सिक्योरिटी एज अ कंपनी मैंने जो बैंकर को सिक्योरिटी ऑफर किया है वो कवरेज दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया। आप लेटेस्ट सर्च रिपोर्ट देख सकते हैं, जो आरओसी है, आरओसी एमसीए पे जाके विजिट करके लेटेस्ट चार्ज रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं, जो चार्जेस हैं वो कंप्लीट है, अपडेटेड है या नहीं। कोई बहुत पुराना चार्ज है जो कि उसकी फंडिंग खत्म हो चुकी है, लोन कंप्लीट हो चुका है, क्लोज हो चुका है, लेकिन चार्ज अभी भी रजिस्टर्ड है। सर अगर चार्ज रजिस्टर्ड है तो आप कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो वो चार्ज आप क्लोज कराओ, सेटिस्फाई कराओ। तो चार्ज अगर कोई पुराना क्रिएटेड है, सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन गिव इट इन द रिमार्क। Then moving on the fixed asset verification. Fixed asset verification के लिए वैल्यूएशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब आप बैंक ऑडिट कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं क्लाइंट की फाइल, 3 साल में आपको एक बार मैंडेटरी है कि वैल्यूएशन करवाना ही करवाना है। एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा अगर आपका अमाउंट है एसेट का या आपका क्रेडिट फैसिलिटी है तो आपको डबल वैल्यूएशन करवाना जरूरी होता है। So you need to ask for the valuation report and check whether the valuation of the asset is covering my debt or not. अगर एसेट की जो एसेट ऑफर किया गया है अगर उसका 100 करोड़ की वैल्यू है और मेरा लोन 150 करोड़ का है, देन आपका वो लोन अंडर कवर है, कंप्लीट कवर उसमें नहीं है। सो यू नीड टू आस्क फॉर द फर्दर कोलेटरल सिक्योरिटी थ्रू विच यू कैन गेट द कवरेज, फुल कवरेज of the fund which you have given to your client. During the period, if there is any addition or disposal of fixed assets, so for the purpose of addition, you should ask for the source of fund. Whether the addition was made out of fresh facility or out of internal accruals. If the fresh facility, then you should ask for the end use of fund. कि जहां से लिया था वेंडर को डायरेक्टली आपने पेमेंट किया या पहले आपने पेमेंट ले लिया, इसके बाद आपने उसका पार्ट पेमेंट वेंडर को किया, कंप्लीट नहीं किया। डिस्पोजल हुआ है तो उस डिस्पोजल का पैसा कहां पे यूटिलाइज किया गया है, दैट यू नीड टू रिपोर्ट। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर उसमें गुडविल का कोई एडिशन है या इंटेंजिबल एसेट में कोई एडिशन है तो आपको बहुत ही डिलीजेंटली चीजों को चेक करना है। सारे केसेस में आप इनवॉइसेस मंगा सकते हैं, यू कैन वेरीफाई द इनवॉइसेस, यू कैन वेरीफाई द पेमेंट, यू कैन, और फॉर द एग्जिस्टिंग एसेट यू कैन परफॉर्म द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, you can perform the physical verification of the asset, and based on that if you feel any impairment you can comment on the ESM report, right? Then on the transaction analysis,
This is again one of the very important aspect of ASM reporting. So in this area, we have to analyze the each and every transaction of my client. So if my client has the facility of CC, OD, TL, APC, or whatever fund-based facility he have, along with the current account if he is maintaining, although as per the RBI norms, the client cannot maintain the current account because all fund must be routed to the CC or OD account which he has from the lender. But if your client have CA current account, then you need to report and suggest him to close at earliest possible, or you can ask your lender, if lender has allowed that current account, then it's fine. Otherwise, you will have to close at earliest possible and you should give remark. Then you should ask for the list of all the bank statement which client is maintaining. और उन सारे बैंक अकाउंट की जो लिस्ट है उसके बेसिस में सबके बैंक स्टेटमेंट आप मंगाइए. Along with bank statement, ask your client to share the bank book or bank ledger which he has maintained in the ERP, SAP or Tally or Busy or whatever software he is maintaining. Basis that bank book, you will be able to find the nature of transaction and the name of beneficiary. Like if I have paid any amount to Lokesh ji, then I will have to give comment what is the nature of that transaction कि जो लोकेश जी को, let's say लोकेश जी को मैंने 2 करोड़ रुपए दिया. अब एज अ एसए मैं पूछूंगा कि लोकेश जी ना तो डेटर है, लोकेश जी ना तो क्रेडिटर है, ना तो कोई ट्रांजेक्शन होता है, तो भैया आपने ये 2 करोड़ रुपए दे किस बात के लिए दिए हैं. एक ट्रांजेक्शन मेरे नॉलेज में आया था, एक बार मैं एएसएम कर रहा था अराउंड 1-1.5 साल पहले. हमने जब बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो सुबह वो ट्रांजेक्शन लाइक उसमें 10-20 करोड़ का अमाउंट था, वो अमाउंट किसी ट्रस्ट को गया था मॉर्निंग में, और रात मतलब सेम डे में वो पैसे वापस आ गए. तो एट द एंड ऑफ द डे नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, बैलेंस बिल्कुल क्लियर हो गया. दिन के लिए उन्होंने एक ट्रांजेक्शन घुमा दिया. एक दूसरा मैंने ट्रांजेक्शन देखा 31 मार्च के दिन उन्होंने वो ट्रांसफर किया, 1 अप्रैल को वो रिवर्स आ गया. तो सर आपको तो जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि नहीं जी ये तो बस ऐसी गलत एंट्री हो गई थी, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं. बट इफ यू विल परफॉर्म द ट्रांजेक्शन एनालिसिस देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर ये किस पर्पस से एंट्री आपकी घूम रही है. जब वो आपसे रिलेटेड ही नहीं था, आपके बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उससे कोई रिलेवेंस नहीं है उसका, then for what purpose you have transferred this fund, and you can report the justification in your ASM reporting. This may be the case of diversion, right? Now, if you have analyzed the sales realization, transaction analysis में आपके साथ credit transaction होंगे, so you can summarize the bank wise credit which you have received, और उस क्रेडिट में आपको चेक करना है कि बैंक वाइज मेरा क्या कितना क्रेडिट आ रहा है, और फिर उसे आप मैच करेंगे डेटर रियलाइजेशन से. डेटर रियलाइजेशन सर हमें कैसे पता चलेगा? आपके पास ओपनिंग डेटर्स होंगे, ड्यूरिंग द पीरियड आपने सेल्स किया होगा, फिर आपके पास क्लोजिंग डेटर होंगे. तो ओपनिंग डेटर में आप एडिशन कर दीजिए, सेल्स लेस कर दीजिए क्लोजिंग डेटर, सो यू विल कम टू नो व्हाट इज द नेट रियलाइजेशन और ग्रॉस रियलाइजेशन व्हिच यू हैव रिसीव्ड अदर देन एडवांसेस. अब आप देखो कि वो रियलाइजेशन मेरा क्रेडिट साइड में आ रहा है या नहीं आ रहा है. इफ इन योर सीसी अकाउंट दैट मच क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, मीनिंग देयरबाय देयर इज सम अदर अकाउंट थ्रू व्हिच द फंड इज बीइंग डाइवर्टेड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंक जो अपना पैसा है वो इमीडिएट रिकवर करते हैं आपके अकाउंट में अगर अवेलेबल है. तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्लाइंट वो दूसरा अकाउंट रखते हैं, वहां पे डाइवर्ट कर देते हैं पैसे को. तो आपको देखना है कि जो आपके कंसोर्शियम लेंडर्स हैं उनके जो अकाउंट हैं उन्हीं से रूटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और रियलाइजेशन ऑफ फंड होना चाहिए. देन इफ देयर इज एनी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस कि मैंने किसी के साथ ट्रांजैक्शन डेबिट का किया और एक बंदे के साथ क्रेडिट का किया, और उन दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर दिया कि भाई तेरे को मेरे को देना है, मुझे इस बंदे को देना है, तो मैं इसको ना दे दूं, तू डायरेक्टली उस बंदे को दे दे पेमेंट, मतलब ओवरसीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया. तो अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट है
जो कि ट्रांजेक्शन मेरे थ्रू रूट नहीं हुआ है, so you will have to report that third party transaction. You can get only if you have access to the account, otherwise not. अगर कोई ट्रांजेक्शन जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ना मेरा डेटर है, ना मेरा क्रेडिटर है, ना एडवांस है, तो किस बात का ट्रांजेक्शन, ना तो वो लोन है. If you came across any transaction based on your transaction analysis, that you need to report in the transaction analysis related comment. Right? Now, end use of fund. अब ये ट्रांजेक्शन एनालिसिस से आप बहुत इजीली पकड़ पाएंगे कि अगर मेरा कोई डाइवर्जन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा पूरा कैश फ्लो आप बना ले रहे हैं कि मुझे टोटल कितना कैश आया है, कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ, कितना शॉर्टफॉल हुआ, कितना एक्सेस हुआ, और अगर कोई एक्सेस हुआ तो वो पैसा गया कहाँ. क्या आपने किसी को एडवांस दे दिया या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट दिखा दिया? सो दिस में बी काइंड ऑफ डाइवर्जन. सो दैट यू need to check based on the transaction analysis. Then moving further, one of the very important aspect is end use of fund. During your reporting period, if you come across that your client has taken any fresh credit facility, either term loan or any other loan, so that the fund which your client has received must be utilized for the same purpose. और अगर उस पर्पस में यूज नहीं हुआ, आप यूटिलाइजेशन कैसे चेक करेंगे? अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरे प्लांट मशीनरी के लिए था, सो यू कैन चेक कि आपके पास प्रोफॉर्मा इनवॉइस कितने का आया था, उसका वेंडर का अकाउंट डिटेल क्या है, वो फंड डायरेक्टली उसी वेंडर के अकाउंट में गया या नहीं गया, जितना आपने फंड लिया आपकी एसेट रिक्वायरमेंट उतनी थी, प्लस उसमें कुछ इक्विटी सपोर्ट भी आपको डालना था, तो पूरा पूरा इक्विटी सपोर्ट आपने डाला या नहीं डाला. लेट से मेरे को प्लांट मशीनरी 70 करोड़ का लगाना था, 20 करोड़ इक्विटी, 50 करोड़ डेट, लेकिन उसमें एक्चुअली 50 करोड़ ही जाना था, मैंने दिखाया 70 करोड़, तो आप देखो कि यार एसेट तो 50 करोड़ की आ रही, फंड 50 करोड़ का, लेकिन सैंक्शन लेटर में तो लिखा है कि आपको 20 करोड़ इक्विटी भी इन्वॉल्व करना था और एक्चुअल वो 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था. सो इफ दीज थिंग्स यू कम टू नो, यू हैव टू रिपोर्ट इन योर रिपोर्टिंग कि सर ऐसा एंड यूज ऑफ फंड या ऐसा फ्रेश क्रेडिट जो ली गई है, उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो प्रपोजल दिया गया था, उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है, और उस कंप्लायंस को जो नहीं हुआ है आपको इरेगुलरिटीज में दिखाना है, जो आप शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करेंगे. इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस आपको किसी से मिल रहा है, किसी अनसिक्योर्ड लोन आपने किसी डेटर से डायरेक्टर से लिया है, या कोई अनरिलेटेड पार्टी है उससे आपने लिया है, तो आप देखोगे एक उसका बोर्ड रेजोल्यूशन बना होगा, तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन देखोगे किस पर्पज से हमने लिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पे करना है, इसकी अप्रूवल है या नहीं है, या फिर कोई अगर इन्फ्यूजन ऑफ फंड है ड्यूरिंग बाय द प्रमोटर ड्यूरिंग द पीरियड, देन यू कैन सिंपली आस्क द पर्पस फॉर दैट इन्फ्यूजन, एंड इफ दैट इन्फ्यूजन इज फॉर क्रिएशन ऑफ एनी जॉइंट वेंचर, देन यू शुड नो what kind of joint venture my client is going to create, और उसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, राइट? नाउ ऑन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. सर 1 मिनट का पॉज ले रहे हैं, आप बताइए कोई अगर आपको. sir. Respected members, any query is there? Kindly raise your hand. I think sir काफी शानदार सेशन रह रहा है अभी आपका, काफी चीजें नई सीखने को मिली है मेरे को भी. So hope so के सभी के लिए बेनिफिशियल रहे सर आने वाले समय में. थैंक यू. काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी सर. अब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एक बार डील कर लेते हैं. राइट सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आप देखेंगे, यूजुअली आप कहीं नहीं देखेंगे कि किसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी डेटर आपको इंक्लूड करने हैं या नहीं इंक्लूड करने हैं. क्लाइंट का टेक रहता है कि लिखा हो या ना लिखा हो, हम तो रिलेटेड पार्टी डेटर को लेंगे. बैंकर बोलता है नहीं जी हम नहीं लेंगे, ऑडिटर कहता है नहीं जी हम नहीं लेंगे. तो सर आपको दिमाग में क्या रखना है कि सबसे पहले आप ये देखो, इफ देयर इज एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विद सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू चेक द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन. Whether the transaction was performed at arm length price or not, how you will check? If the nature of activity or the transaction which you have transacted with your related party and the same transaction is being transacted with the other party, then you can match कि अगर मैं कोई सेम HSN का माल मैं अपने रिलेटेड पार्टी को दे रहा हूँ, सेम HSN का माल मैं दूसरे को दे रहा हूँ, तो जो रेट है वो सिमिलर है या नहीं.
जो प्रिविलेज मैं दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ अपने रिलेटेड पार्टी को, वो दूसरे को भी दे रहा हूँ या नहीं? मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है इसको वो सर्विस देने में, और वही जो कॉस्टिंग है वो जब मैं एक्सटर्नल पार्टी को दे रहा हूं तो क्या मेरी कॉस्टिंग सेम है या नहीं? दैट यू नीड टू चेक। बेसिस दैट यू विल कम टू नो कि यार आर्म लेंथ प्राइस है या नहीं है। फर्दर अगर आपकी टीपी रिपोर्टिंग होती है, आपके क्लाइंट के जो टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्टिंग या ऑडिट है, अगर वो हो रही है, so you can ask for the TP report, TP ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़िए, then you will come to know। अगर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है, तो एक आप जस्टिफिकेशन लीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लीजिए कि ये क्या कॉस्टिंग है, क्या जीपी मार्जिन रहता है, और उस बेसिस में आप समझ सकते हैं कि जो आर्म लेंथ प्राइस है जो होना चाहिए उतनी ही है या नहीं है। देन जो मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ हो रहे हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे हैं या एक्सेप्शनल कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर एक्सेप्शनल कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको ज्यादा डीप डाइव जाके चेक करना है कि वो जेन्युइन है या इट्स अ मेयर ट्रांजेक्शन एंट्री, राइट? देन जो आपके रिलेटेड पार्टी डेटर एंड क्रेडिटर है, डेटर में आपको बहुत मैनिपुलेशन होगा। अगर आपकी डीपी नहीं बन रही और रिलेटेड पार्टी को मैंने अपना जो 5 रुपए का 50 करोड़ का स्टॉक था मैंने उसको 125 करोड़ में बेच दिया, तो मेरे जो 75 करोड़ अमाउंट एडिशन आ गया वो मेरे डीपी में इन्फ्लेट हो गया, मेरी डीपी इन्फ्लेट हो गई। तो आपको देखना है कि जो मेरे डेटा रिलेटेड पार्टी वाले हैं उनके ट्रांजेक्शन जो है वो प्रॉपर है या नहीं। मार्जिन यू कैन चेक। Along with that, if you have made some investment in related parties or subsidiary or joint venture or associate, you should ask for the financial statement of that company and see the position कि जहां मैंने पैसा लगाया है उसकी वर्थ क्या है, नेटवर्थ क्या है, उसकी बुक वैल्यू शेयर्स की क्या आ रही है अगर मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो। If your company or your client has given any kind of guarantee to any subsidiary, joint वेंचर और एनी थर्ड पार्टी, अगर कॉर्पोरेट गारंटी दिया है तो सर चार्ज देख लो क्रिएट हुआ है या नहीं, और जिसको दिया है उसके फाइनेंशियल चेक कर लो कि वो वाइबल है या नहीं। बिकॉज अगर जिस कंपनी को मैंने गारंटी दी है वो कंपनी डूब जाती है तो उसको पेमेंट की जिम्मेदारी मेरे बनेगी, आपके क्लाइंट की बनेगी, तो आउटफ्लो से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से चेक करनी है। देन मूविंग ऑन दी एलसी एंड बीजी पार्ट। आप लोगों ने अभी अगर किसी ने बीजी ऑडिट परफॉर्म किया होगा तो आप जानते होंगे कि बीजी ऑडिट कितना टिपिकल होता है, कितना रिस्क एपेटाइट होता है। आपको एक रिस्क मैट्रिक्स बना के देनी होती है आपके क्लाइंट्स की, कि जो आपके उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पे बीजी उन्होंने दिया हुआ है वो प्रोजेक्ट परफॉर्म भी ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो यू नीड टू आस्क फॉर द लेटेस्ट बीजी रिपोर्ट। यू कैन वेरीफाई पार्टी वाइज लिस्ट कि मैंने किस पार्टी को कितनी एलसी दिया है या कितनी बीजी दिया है। टॉप 10 पार्टी, टॉप 20 पार्टी, आप क्वांटम देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है उन पार्टीज में, और उन प्रोजेक्ट का आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपके रिपोर्टिंग पीरियड में या पिछले 1-2 साल में कोई बीजी इन्वोक हुई है या एलसी डिवॉल्व हुई है, इट मीन्स कि आपके क्लाइंट के पास कुछ प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी क्रंच है, या आपने ड्यूज को टाइमली क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो आपको ज्यादा कॉशियस, ज्यादा डिलीजेंट रहने की सर जरूरत है। अगर आपकी बैंक गारंटी में एक्सटेंशन हो रहे हैं, मल्टीपल एक्सटेंशन हो रहे हैं, देन इज अगेन अ साइन कि बार बार बीजी आपकी एक्सटेंड हो रही है, मतलब प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका क्लाइंट के ऊपर एलडी क्लॉज लग जाए, लिक्विडेशन डैमेज लग जाए और वो प्रोजेक्ट बंद हो जाए। आपके क्लाइंट के लिए बड़ा लॉस होने वाला है। अगर बीजी इन्वोक हो गई तो आपके लिए मुसीबत आ जाएगी। सो यू कैन रेज अलर्ट, यू कैन रेज क्वेश्चन ऑन क्लाइंट कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं रही प्रोजेक्ट की। आप चेक करो कि जो प्रोजेक्ट साइन किया गया था, जो माइलस्टोन सेट किया गया था, वो माइलस्टोन अचीव क्यों नहीं हो रही, उसका क्या जस्टिफिकेशन है। These things you need to discuss with your client and report accordingly in your ASM report with respect to LC and BG. अगर कोई बहुत पुरानी LC है, अभी भी खड़ी है, तो आप देखो कि कितने दिन के लिए LC दी गई थी आज तक, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुई, क्यों इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुआ। बीजी अगर अभी भी बीजी खत्म हो चुकी है, उसका पीरियड 2 साल पहले खत्म हो चुका, लेकिन अभी भी आपके सिस्टम में आ रही है। आप एक एक्सपायर्ड बीजी की लिस्ट बनाएं, अपने क्लाइंट से पूछे कि ये बीजी एक्सपायर्ड हो चुकी है, फिर भी आपके सिस्टम में क्यों आ रही है, आपका तो बीजी यूटिलाइजेशन दिखा रहा है इतना, आप इसे अगर क्लोज करवा दो तो आप उतनी फ्रेश फैसिलिटी यूटिलाइज
कर सकते हैं। नाउ ऑन द स्टैट्यूटरी ड्यूज वेरिफिकेशन, ये आप कारो रिपोर्टिंग में भी करते हैं कि मेरा क्लाइंट रेगुलर है स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट में या नहीं। आप स्टैट ऑडिट में देखते हैं, आप इंटरनल ऑडिट में देखते हैं, लाइक वाइज इन द एएसएम एज वेल आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज को वेरीफाई करके उस पर कमेंट करना है कि स्टैट्यूटरी जो ड्यूज है उनके आप रजिस्टर मंगाइए, आप उनके चालान सैंपल पे देखिए कि जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं वो टाइमली पे हो रहे हैं या नहीं। अगर आपका क्लाइंट अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज को ही टाइमली पे नहीं कर रहा है, then you cannot expect that the debt will be cleared on time. इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम पे होंगी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यू शुड रीड द कारो रिपोर्ट एज वेल, और आप देखो कि कोई इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट तो नहीं है, कोई टर्म लोन की पेमेंट में तो कोई डिफॉल्ट नहीं है। आप ये चेक करिए और फिर अपने जो रिपोर्ट है उसमें डालिए। देन कमिंग ऑन द लीगल केसेस एनालिसिस। लीगल केसेस दो तरीके से होते हैं, एक केस फाइल्ड बाय द कंपनी, एक अगेंस्ट द कंपनी। दोनों ही केसेस कि आपको लीगल केसेस चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, कैसा भी केस हो, आप उसकी लिस्ट मंगाइए। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि अभी पोजीशन क्या है, लायबिलिटी किसकी आ सकती है। कोई आर्बिट्रेशन में तो केस नहीं है। अगर आपने जो लीगल आपका केस है उसमें लायबिलिटी कितनी इन्वॉल्व हो सकती है, फ्यूचर आउटफ्लो कितना हो सकता है, क्या इस लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया। If this liability has not been acknowledged as debt, then whether the same has been shown in contingency or not, ना तो हमने कंटीजेंसी में दिखाई, ना तो हमने डेट एक्नॉलेज किया, तो भैया जब फ्यूचर में आएगी तो कैसे मैनेज करोगे आप इसे। Then you can raise question that what is the viability, आपको क्या लगता है कि आप केस जीतोगे या हारोगे, क्या अभी प्रोस्पेक्ट है, आपका लॉयर क्या कह रहा है जो इस केस को हैंडल कर रहा है। Based on that you can recommend that the adequate provision should be made against the liability which may occur in the near future. Okay, sir. So this was about the statutory dues verification and legal cases. Then on the management part. ये जो अभी स्लाइड मैंने आपको दिखाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ऐसा क्यों? आपने रिसेंट में पेटीएम का एग्जांपल देखा होगा। पेटीएम ने लिस्टिंग की कितने रेट पे, इमीडिएटली कितना फॉल हुआ, उनके टॉप मैनेजमेंट ने इमीडिएट रिजाइन किया तो उसका कितना इंपैक्ट मार्केट में है। तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है, की पर्सनल होते हैं, की मैनेजमेंट की टीम होती है, वो अगर ड्यूरिंग द पीरियड रिजाइन कर रही है या उसमें अगर फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, इट मींस कि बिजनेस में बहुत बड़ी उथल पुथल हो सकती है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर मेरा क्लाइंट कंटिन्यूअसली डाइवर्जन कर रहा है, कभी कोई बिजनेस कर रहा है, कभी कोई बिजनेस कर रहा है, एक कंसिस्टेंसी, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है, इट मींस कि अगर आपका पैसा लगा है उस बिजनेस में तो वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। अगर आपका जो क्लाइंट है उसमें जो शेयर होल्डिंग है मैनेजमेंट के पास, जो प्रमोटर्स के पास, अगर वो डाइल्यूट कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करके पब्लिक को ही इन्वॉल्व कर रहा है, पहले 50 थी अब 40 हो गई, फिर और 5% कम कर दिया, इट मींस कि प्रमोटर्स का बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है और अब उन जो आपके पैसे लगे हैं वो भी सुरक्षित हाथों में नहीं, कभी भी कंपनी डूब सकती है, वो अपना पूरा फंड डाइल्यूट करके वो बाहर जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर इसमें मेजर चेंज हो रहा है देन यू शुड रिपोर्ट, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूशन होता है तो। अगर प्रमोटर्स का जो शेयर्स है उन्होंने अगर अपने शेयर से अपने इक्विटी को प्लेज किया हुआ है, कंटिन्यूअसली प्लेस करते जा रहे हैं, तो कितना फ्री है, कितना प्लेस्ड है, यू नीड टू चेक, नीड टू चेक द मूवमेंट एंड नीड टू रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। फर्दर यू नीड टू चेक द चेंज इन द पॉलिसी with respect to improvement in the business, with respect to operation, with respect to the debt, with respect to the credit which company have. Recently in the COVID time, most of the companies had allowed the work from home culture to their employees. That has raised the concern over internal control कि हमारे कंपनी का डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो मेरे एम्प्लॉयज के पास है, वहां पे अगर लीकेज होता है डेटा का, कहीं डेटा मेरा बाहर जाता है, दैट इज ह्यूज रिस्क फॉर द कंपनी। सो व्हाट चेंजेस वी हैव मेड इन द पॉलिसी टू मेक मोर सिक्योरिटी इन माय सिस्टम।
फर्दर यू नीड टू सी, जैसा कि आप देखो कि अगर शुगर इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज आता है कि नहीं, जो इसका रेट है शुगर केन का वो थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, तो जो इंडस्ट्री है उसके लिए तो कॉस्टिंग में इम्पैक्ट आ जाएगा। कॉस्टिंग में जैसे इम्पैक्ट आएगा, शेयर प्राइसेस में चेंज हो जाएगा, उनका जीपी मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। So what changes government or industry has made over the period which belongs to your customer, and you need to make the impact analysis with respect to all these changes, whether it has made in the industry front or internal companies front. Besides change in management and policy, you will have to perform the performance analysis with respect to the ratio. कि जो मेरे ratios हैं, whether it is related to the profitability, assets, revenue, realization, coverage, whether the ratios are improving or not. If you see that debt equity ratio जो आपका है, debt continuously बढ़ते जा रहा है, equity का कोई infusion नहीं है, 2:1 तो कहीं दूर दूर की बात दिख ही नहीं रहा है। So you should raise concern कि इस कंपनी में इक्विटी स्टेक बहुत कम है, so management may go, आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। Or you should ask management, you can recommend that management should infuse more equity in the company. If profitability is being eroded over the period, आप देखो कि अगर पिछले 1 साल में, 2 साल में, 4 क्वार्टर आप कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन मेरा कम हो रहा है, देन यू कैन रेज क्वेश्चन कि यार सर्वाइव कैसे करोगे अगर आपका थिन मार्जिन बचा हुआ है। These things you need to discuss with the management, and then you need to comment on the your ASM report. You should perform peer analysis. आपकी profitability with your industry peers, your turnover with industry peers, your ratios with industry peers, your security with industry peers, कि जो इंडस्ट्री का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है और जो मेरा है, क्या वो सिमिलर चल रहा है, बहुत ज्यादा डेविएशन तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डेविएशन, देन इट विल रेज क्वेश्चन टू योर कंपनी। यू नीड टू चेक कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी, लेट से अगर आप पॉलीथीन बैग में डील करते हैं और गवर्नमेंट का बहुत टाइम से प्लान चल रहा है कि पॉलीथीन बैग को बंद कर देना है, तो ये तो एक गोइंग कंसर्न पे आपके इंपैक्ट करने वाला है। तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी में, इंडस्ट्री में या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी चेंज लाने वाली है, तो यू शुड मेक अ रिमार्क इन योर रिपोर्ट while dealing with ASM. Then on the last point, share movement analysis. अगर आप देखते हो कि मेरा जो कंपनी का शेयर है वो जब रिजल्ट आने वाला होता है, बस उसी दिन या उसके 1 आध दिन पहले बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है और पूरे 3 महीने में कभी भी ट्रेड नहीं होता, देन दिस रेज क्वेश्चन कि यार पक्का इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन you can raise concern. Even through some of the softwares you can come to know कि किन लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, क्या कुछ ऑपरेटर की वजह से हुआ है या इंटेंशनली मूवमेंट या इसमें शेयर मूवमेंट डाला गया है, दैट यू कैन सी। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का केस आपको लगता है या कभी रिपोर्ट किया गया है सेबी में, you should take a note of it and report in your ASM reporting. So this was it from my side. I have a few other things to share, but due to time constraint, I will not discuss. In another session, we can out there we can discuss the discrepancies, जो issues हम देखते हैं, क्या diversion के cases होते हैं. This may take around 45 minutes to 1 hour. तो हम next कभी सेशन करेंगे तो उसमें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और आई कैन शेयर विद यू ऑल एक जो पीपीटी है या पीडीएफ है दैट आई कैन शेयर विद यू। Thank you, Anirudh sir. Thank you so much for your valuable deliberation to all of us. We all are sincerely obliged for you. सर आपने जो चीजें बताई काफी यूजफुल है सर। 1-2 पॉइंट उसमें ऐड करना चाहूंगा। आपने जैसे कहा, इफ यू हैव ए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, so nobody is there to touch you, nobody is there to interrupt you. फैक्ट है सर, सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो कोई भी ऐसा वहां पे बैठा नहीं है जो हमें इंटरप्ट कर सके, हमें डिस्टर्ब कर सके। टोटली एक्सेप्ट पॉइंट सर। द सेकंड वन आपने बताया सर, all the committee members of CIRC have been working tremendous.
धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी CIRC टीम को कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया सर आज इस प्रोग्राम को मॉडरेट करने का। बहुत शानदार काम कर रही है हमारी CIRC पूरी टीम। लोकेश सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल सर थे मॉर्निंग में, अनिल जी हैं, तो शानदार काम कर रहे हैं सर। इनके ही गाइडेंस में हम काफी अच्छा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का शानदार आपका डेलिब्रेशन रहा। आई होप के सभी मेंबर्स के लिए ये काफी यूजफुल रहेगा, काफी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी सर। अभी देख पा रहा था कि 1 या 2 मेंबर ही शायद ESM में रजिस्टर्ड है या ESM का काम कर रहा है। डेफिनेटली आज के सेशन के बाद आई होप के काफी एक नई चेंजेस जो मेंबर्स में आनी चाहिए वो आएगी सर, और हमें भी इस चीज का बेनिफिट मिला है। सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अनिल सर फॉर अ वोट ऑफ थैंक्स from my side. Thank you so much to all of you sir. Thank you Anirudh sir, Lokesh sir, Anil sir, and all the respected members who have joined this webinar. Thank you very much. Over to you Anil sir. Thank you so much chairman sir. Thank you so much Anirudh sir. मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अनुज जी यही नहीं और भी कई प्रोग्राम्स करते रहते हैं और CIRC में जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम इनसे इनपुट भी लेते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। जो आपने बताया है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रखने हैं, जो ऑनलाइन प्राइस की भी जो बात हो रही थी, जो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सिर्फ इसे सुने ही ना, प्रैक्टिकली में भी आप लोग इसको चेक करें। जैसे सर ने कहा तो बहुत इजी हो गया, HSN कोड से हम लोग चेक कर सकते हैं। आप जो वैल्यूएशन मेथड उसका क्लोजिंग स्टॉक का चल रहा है, उसमें जो सेल करी है, उस डेट को जो सेल हुई है उसने सिस्टर कंसर्न को, वो आप लोग जरूर चेक करें। हम लोग कई बार क्या होता है कि नहीं हम लोग क्या होता है, नहीं हम इसको कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे। अब वो टाइम गया, कंसिडर करोगे या नहीं करोगे उसका रीजन आप जरूर लिख के रखें, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और GST के बाद जो AI है वो आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी उनके पॉपअप हो जाती है और वो बहुत जल्दी नोटिस इश्यू कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोई भी अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल पूरा करें और कोई भी ऐसा केसेस देख रहे हैं तो उसको लिखे जरूर। मैंने कई मेंबर्स में देखा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग वर्किंग समझ लेते हैं ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। आप प्लीज इसमें ऐसा करें, डॉक्यूमेंट बनाए, कोई भी फाइल हो रही है उसमें लिख जरूर लें। हम कितने हाईटेक हो जाए, बट जो हमारी एक पहले कहावत थी, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले। कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज उसे नोट डाउन करें। आपकी जो क्लाइंट की फाइल है उसमें नोट डाउन करें, उस फाइल के ऊपर लगाएं और आपका जो ऑफिस स्टाफ है, जो आर्टिकल्स है, उनको भी बताएं। जैसा हमें अनुज सर ने बताया, अनुज सर बिल्कुल हम लोग वी विल ट्राई टू फॉलो कि हम ये सब करें सो दैट कि हमें आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। अंकुश जी चेयरमैन सर हैं, इनको भी हमने, छोटे भाई हैं वैसे तो हमारे, बट हमने कहा अंकुश भाई आपको आना है, मॉडरेट करना है, इज ऑलवेज रेडी। थैंक यू सो मच। और लोकेश जी तो हमेशा लगे ही रहते हैं, रात को 1-1:30 बजे तक इनके मैसेज आते हैं, जब तक मैं सो चुका होता हूँ। इनको मैं हमारे सेक्रेटरी साहब को मॉर्निंग में रिप्लाई कर पाता हूँ। बहुत ही एक्टिवली लगे हुए हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी हम लोग 75 डेज का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो आप लोग कोई भी इनपुट हो प्लीज आप उसमें पार्टिसिपेट करें। स्टूडेंट से रिलेटेड भी कोई प्रोग्राम्स हैं वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, मेंबर से रिलेटेड भी आप करें। और इवन एज स्पीकर्स आपको आना है, किसी टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, कि आप किसी पॉइंट के ऊपर आपको लगता है कि CIRC को उस पॉइंट के ऊपर वर्कशॉप करानी, वी आर आल्सो प्लानिंग फॉर सम वर्कशॉप कि प्रैक्टिकली हम लोग वर्कशॉप कराएं कि दिस वे इज द फॉर कैलकुलेशन कैपिटल गेन्स का है, कोई JB का है। वी आर आल्सो प्लानिंग, अभी हम GST में प्लानिंग कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम लोग साथ चीजें लेके आने सर, कि जैसे सपोज करें कि रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में GST का क्या प्रोविजन है। हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर GST कहाँ हिट हो रही है, ट्रस्ट के अंदर GST कहाँ हिट हो रही है। तो जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक GST की हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो लॉकेश जी से मेरी सुबह ये बात चल रही थी, जल्दी से हम इसको लॉन्च कर देंगे सीरीज को भी। इसके अलावा भी आपके पास जो भी है तो प्लीज आप हम लोग बताएं। थैंक यू सो मच। Thank you so much Anil Kapoor sir of our CA fraternity. Thank you so much Anil sir. Thank you so much sir for your precious time. Thank you very much sir. Thank you so much sir. Thank you Anil ji. Thank you. Thank you Lokesh sir. Thank you Anil sir. Thank you. Thank you.